आवाज आ रही है सबको? हेडिंग बताना जरा, कहां तक थे हम लोग? टाइट्रेशन कराना है। नॉर्मलिटी पढ़ा दी? ठीक है। लॉ ऑफ हो गया। आ जाओ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ठीक है। नॉर्मलिटी पूरी पढ़ा दी थी ना? नॉर्मलिटी में कुछ हाँ हाँ, ठीक है बेटा। देखो बच्चों, आप लोग भी बेटा एक ही साइड आ जाओ। इधर 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 कहीं एक साइड से देखोगे। इधर कहीं बैठ जाओ, इधर कहीं बैठ जाओ। देखो, आप लोगों को 2 सीट आपको मिलेंगी कल। ठीक है। एक सीट क्या है, आपकी मक्कारी का ध्यान रखते हुए कि आप लोग थ्योरी या फार्मूले कितने रिवाइज कर पाओगे कितने नहीं। तो एक ये सीट बनी है। इसमें क्या होगा कैसे होगा बता देता हूँ। मैंने एक्चुअल में टाइपिंग में देता हूँ तो टाइम लग जाता है बहुत सारा। तो मैंने क्या डायरेक्ट प्रिंट करा दिया ओरिजिनल का ही। सबको नहीं मिलेगा, आपको खुद कराना पड़ेगा। देखो इसमें क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स मतलब जो थ्योरी है, फार्मूले हैं या मेन पॉइंट हैं, उन सबको किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। इजी टू टिक। जैसे मान लो फिलिंग इन द ब्लैंक्स, जैसे फार्मूला लिखा है तो इस जगह पे क्या भरना है। 2 ऑप्शन दिए हैं, आपको जो ठीक लगे वो भरो। याद होगा तभी भरोगे। इस तरह से थ्योरी रिवाइज करने के क्वेश्चन फार्मूले हैं। मतलब है 40 50 60 70 क्वेश्चन है, मगर ये छोटे होते हैं, जल्दी जल्दी टिक होंगे। तो इस तरह से हर चैप्टर का आपको ये मिलेगा फार्मूला सीट। ठीक है। रिवीजन प्रैक्टिस सीट है जिसमें थ्योरी भी रिवाइज हो रही होगी, फार्मूले भी रिवाइज हो रहे होंगे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। पता चला तुम याद करके बैठे हो, कितना याद है कैसे चेक होगा? इससे चेक हो जाएगा। आपने जैसे वो रिवीजन नोट्स मैंने दिए पहले उनको कर लिया, अब उसके बाद इसको कर लिया। इसको करने में आपको मुझे लगता है 20 से 25 मिनट लगेंगे, बायो जैसा चलेगा कि अच्छा इसमें ये फार्मूले में ये मिसिंग है तो ये वाला होगा, इस फार्मूले में ये मिसिंग है तो ये वाला होगा। उस तरह से मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं। तो एक सीट आपको ये मिलेगी, इसकी आंसर की ये पीछे है, चैप्टर वाइज है। तो सबसे पहले आपको 12th का मिलेगा पूरा इस तरह से। तो मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, आपका काम होगा प्रिंट निकालना, तो इस तरह से निकल आएगा। ठीक है। एक ये सीट करनी होगी। इसके बाद क्यूएसडी प्राइम पूरा 12th का मैंने करा दिया है। 11th का अभी नहीं आया है, 12th का आ गया है। हाँ, ये बच्चे ने ही किसी ने बनाई थी तो वहीं से पड़ी हुई है, एक छोटी एक बड़ी। एक बच्चे ने बनाई थी किसी ने, है ना? हाँ। तो आपको ये मिलेगा, अभी 12th का मिलेगा। 12th में क्वेश्चन है 143, मतलब 3 चैप्टर, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स और सोल्यूशन। इस
नहीं, पूरा 12th एक साथ, पूरा 11th एक साथ। आपको करना क्या है, 12th के क्वेश्चन या 11th के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि जब आप उनको करो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। मतलब हर कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन लिया गया है कि इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए ये वाला क्वेश्चन बच्चा डिस्कस कर लेगा, मतलब कर लेगा तो अपने आप कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ये क्वेश्चन कर लेगा तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, साथ में पेपर में भी वही क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप पेपर से पहले 2-3 बार जरूर लगा लेना। इनकी आंसर की है वीडियो सोल्यूशन या किसी तरह के सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग किस फॉर्मेट में चलेंगे, पहले आप रिवाइज करो वो जो हाथ से लिखी हुई नोट्स है जो हमने अभी आपको भेजी है, एक 60 नोट्स, सीएसडी नोट्स, उसमें फार्मूले लिखे हैं, कॉन्सेप्ट लिखे हैं, आप पहले उसको रिवाइज करो। वो कितना तुम्हें याद है, फिर ये क्वेश्चन ये सीट कर लो, 15 से 20-25 मिनट लगेंगे। इसमें क्या है, वही फार्मूले या सीट में क्वेश्चन बन गए, ठीक है। हर मतलब चैप्टर में 50 क्वेश्चन मैंने बनाया है, आप इसको टिक कर लो, सॉल्व कर लो। तो उससे क्या हुआ, थ्योरी तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, उसको देखकर और इसको देख के। फिर हम लोग आ गए क्वेश्चन पे, रिवीजन में। फिर ये क्वेश्चन कर लिए, 140-42 क्वेश्चन है, इनको आप कर लोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन, दोनों तरफ से कराए हैं, जैसे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक पेज में आ पाए। इसके बाद नहीं, इसके बाद भाई सारे बच्चे मेरे लिए तो एक ही जैसे है ना, तो मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। तो देखो क्या करना होगा जरा समझिएगा। तो आपको ये काम करना है, मगर आप खुद काम कर पाओ इसके चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि फ्रीडम मिलती है ना, खुद करना है तो फ्रीडम है ना, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी मैच देख लेते हैं, कल सुबह से चालू करेंगे, आज तो मैच है। हाँ वही बात है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो दुनिया, मैंने आपको जो सिखाया है वही मैं करता हूँ। मैंने आपसे कहा दुनिया में कोई चीज गलत नहीं होती है, बट टाइमिंग गलत होती है। तो मैच मैं देखता हूँ, उसमें क्या है, मैं क्या मैच में देखता हूँ, मेरे पास जितना टाइम है उसके हिसाब से, वो 15 मिनट की जो हाईलाइट आती ना रात में, मतलब मैच खत्म होने के बाद एक जो आता है, मैं उसको देख लेता हूँ, उससे मेरा सेट हो गया मामला, ठीक है, उतना ही टाइम है। अच्छा, काम की बात बताता हूँ, इन लोगों ने इधर उधर डाइवर्ट कर दिया। तो देखो कल मैं, हाँ आज बनाया नहीं है तो कल बनाऊंगा, कल सुबह आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें क्या है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लगभग डिटेल आप उसमें देख लेना, समरी बता देता हूँ, 5-7 मिनट का, 10 मिनट का होगा क्या, आप अपनी तरफ से तो करोगे नहीं, या करोगे भी तो 4 बच्चे करेंगे, 95 बच्चे करेंगे नहीं, वो कहेंगे अच्छा अभी मैं ये कर रहा हूँ, कल मैं ये करूंगा, परसों मैं ये करूंगा, अपना वो पड़ा रहेगा। तो क्या है, इसकी मैं एक सीरीज बना दूंगा, सिर्फ 2 ही लेक्चर लूंगा, 2 से ज्यादा मैं लेता नहीं हूं। एक लेक्चर में सारे फार्मूले वाला क्वेश्चन करा दूंगा, आप मेरे साथ करो, तुम याद करके आओ, टिक करो, भरो, जैसे भी क्वेश्चन मैंने डिजाइन कर रखे हैं, कुछ ट्रू एंड फॉल्स है, कुछ फिलिंग इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, कुछ सिलेक्शन के फॉर्म में, इनमें से कौन सा फार्मूला सही है, एक गलत फार्मूला लिखा है उसी का, एक उसी का सही फार्मूला लिखा है, ठीक है, एक गलत फार्मूला लिखा है, एक सही फार्मूला लिखा है, इस तरह से 3-4 टाइप के क्वेश्चन डिजाइन कर दिए। इससे क्या होगा कि आपको थ्योरी, फार्मूले वो सब दिमाग में बैठ जाएंगे। तो एक क्लास इसकी ले लूंगा, वो मेरे हिसाब से 1.5 घंटे में तीनों चैप्टर निपट जाएंगे, 1.5 घंटे में वही होंगे 100 क्वेश्चन, मगर हो जाएंगे, क्योंकि टिक ही तो करना है, और तुम्हें भी बहुत ज्यादा आता है, हमें भी आता है, तो हम लोग टिक कर लेंगे। फिर एक क्लास जो दूसरी क्लास होगी वो लंबी होगी, 5-6 घंटे की होगी। ये जो 140-45 क्वेश्चन है, आप आराम से 2-3 दिन लगाओ, फिर 140-45 क्वेश्चन हम दोनों लोग एक साथ लगाएंगे वाईटी पे, एक साथ ही एक ही बार में करेंगे पूरा 12th। तो एक साथ एक बार में पूरा 12th करेंगे, तो मुझे लग रहा है यदि 140-42 क्वेश्चन है तो आराम से करेंगे मस्ती से, तो 4 से 5 घंटे में हो जाएगा। तो 4 से 5 घंटे में हम पूरा कर लेंगे। तो अब हमारा क्या, 12th का पूरा रिवीजन अच्छे से खत्म हो गया, हमने पढ़ लिया, फार्मूले कॉन्सेप्ट याद कर लिए, उनकी प्रैक्टिस के लिए भी एक सीट लगा ली, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सारे कर लिए। तो अब हमारा एक पूरा पैकेज खत्म हो गया कि यार फिजिकल केमिस्ट्री का 12th मेरा दूसरी बार रिवाइज हो गया पढ़ने के बाद, पूरा प्रॉपर तरीके से, क्वेश्चन भी और थ्योरी भी। इसी तरह से हम 11th करेंगे। 11th में भी एक ऐसी सीट मिलेगी कि आप पहले फार्मूला सीट, कॉन्सेप्ट सीट, सीएसडी सीट पढ़ के आओ, सीएसडी सीट पढ़ के आने के बाद थ्योरी की इसी तरह की एक सीट मिलेगी, उसको टिक करो, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे उसी तरह से।
उसमें ज्यादा क्वेश्चन होंगे क्योंकि उसमें चैप्टर ज्यादा है, ठीक है। तो उसका जो सेशन होगा वो लंबा होगा कि हाँ 10 एक ही बार, मगर एक ही बार में लूंगा, दो दो बार वाला काम नहीं है, एक ही बार में रिवीजन मारेंगे, मतलब पूरे क्वेश्चन एक बार में ही निपटाएंगे। अपनी तुम ताकत दिखाना कि 8 घंटे क्लास में बैठ सको, ठीक है। हम तो 8 घंटे खड़े हो लेंगे, ठीक है ना, मगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता, इतना मतलब जुनून होना चाहिए कि तुम 8 घंटे 10 घंटे टेबल पे बैठ पाओ। हाँ, अभी कितना बैठते हो? नहीं, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, मगर तब भी तुम्हें तो करना होगा ना, ऐसा थोड़ी है टहल टहल के करोगे। तो 8 घंटे 7 घंटे बैठ पाओ, क्योंकि उसमें मेरे हिसाब से 200 से 250 क्वेश्चन होंगे, तो 250 क्वेश्चन करने के लिए 8-9 घंटे हमें भी लगेंगे तुम्हारे साथ, तो 8-9 घंटे हम लोगों को लगेंगे। इस तरह से हम 11 करा देंगे, तो एक राउंड अप हो गया। इसके बाद दूसरा राउंड अप इसका नहीं लेंगे, इसके बाद लेंगे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का राउंड अप। 100 क्वेश्चन के आसपास या 150 क्वेश्चन के आसपास, दोनों से वो क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जेईई और नीट दोनों के लिए बनी है, तो उसमें से कौन से क्वेश्चन है जो आपके में आ सकते हैं। तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से वो क्वेश्चन निकाल के पीपीटी में डलवा दूंगा, और पूरा एक सेशन उसका लूंगा। एक सेशन किसी दिन लगाऊंगा, आपको बता दूंगा, आपके चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे बताता रहूंगा, ठीक है। पूरा एक सेशन उसका लूंगा कि बस अब आज तैयार हो, आज पूरी ताकत से बैठो, 5 घंटे 4 घंटे में ये सारे क्वेश्चन निपटाते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम तो सारी चीजें मैं कराता रहूंगा, मगर आपको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। मैं तो करा ले जाऊं क्योंकि मेरा काम है ये, डेली हर साल कर रहे हैं तो इस साल भी कर ही देंगे, मगर आप हर साल नहीं कर रहे हो, आप तो पहले साल प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपके लिए टफ होगा ये सारा करना। तो आप अपने अंदर उतनी ताकत जुटाओ। हमारा बस इतना हो सकता है कि आज वादा किया है कल पूरा करूं, क्या आज वादा किया है एक दिन पहले पूरा कर दूं, बस। मगर तुम्हें इतनी एनर्जी समेट के लगनी पड़ेगी कि नहीं यार, ये सेशन आज के आज ही खत्म कर दे, जैसे बैकलॉग टाइप की चीज अब ना रह जाए कि आज हम दोनों लोग यदि खड़े हैं चैनल पे तो क्वेश्चन कर रहे हैं तो करते जाए, ऐसा नहीं कि अरे यार चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, क्योंकि जो बैकलॉग बना वो छूटा, बना वो छूटा। मैं एक ही सेशन में क्यों कर रहा हूं कि नहीं बस एक सेशन में निपटाओ, अगले सेशन में कुछ अलग एक्साइटमेंट करेंगे। यदि वो बनता है दूसरे सेशन में गया तो आपकी एनर्जी भी डाउन होती है, मेरी भी डाउन होती है, क्योंकि दोनों ही इंसान टाइप के लोग हैं, है ना, अलग अलग प्रजाति में तो पाए नहीं जाते। तो जो तुम्हारे साथ हो रहा होता है वही मेरे साथ भी हो रहा होता है ना, तुम्हें लगता है अरे यार, वैसे मुझे भी लगता है अरे यार, तो मैं एक ही बार में निपटाएंगे दोनों लोग, हमें भी खड़े होने में ताकत लगेगी, एनर्जी जाएगी, दर्द होगा पैर में, ऐसा थोड़ी ना है कि 8 घंटे खड़े रहेंगे तो ऐसा ही सब चल रहा होगा, गले के तोते उड़ जाते हैं। मगर हाँ, वो सब समेटते हुए हम खींचेंगे। तुम्हारा भी काम होगा कि तुम्हें भी दिक्कत आएगी, भूख लग रही होगी, थक गए होगे, बैठे बैठे बोर हो जाओगे, लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं, दिमाग जो है सचुरेट हो रहा होगा कि क्वेश्चन करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो वहां पर तुम्हें भी अपनी एनर्जी बचा के रखनी पड़ेगी। बीच में ब्रेक देंगे, यदि सेशन 4 घंटे से ऊपर का हुआ तो एक 15 से 20 मिनट का ब्रेक देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। मगर 4 घंटे 5 घंटे का हुआ तो नॉन स्टॉप, 5 घंटे के ऊपर जा रहा है तो ब्रेक। तो 12th वाले में ब्रेक नहीं देंगे, 11th वाला सेशन जब करेंगे तो ब्रेक देंगे। इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं 2 दे देता हूं, एक बॉयज को एक गर्ल्स को, और बाकी वैसे पीडीएफ मैं दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपना जिराक्स कराना, बॉयज को दे रहा हूं, बॉयज बॉयज में बांट लेंगे और गर्ल्स गर्ल्स में बांट लेंगे, एक एक है अभी, मगर और भी मिलेगी, एक गर्ल बॉयज को। हाँ हाँ, अब बस इतनी कराई थी, इतनी कराई थी, अब ओरिजिनल है, ओरिजिनल वाली मतलब। हाँ बेटे, बॉयज सारे बॉयज, तुम बॉयज में ही आते हो ना। ये दी तो है इस बच्चे को, बिना नोट्स, ये ओरिजिनल है भाई। हाँ हाँ, पीडीएफ भेजूंगा, चैनल पे पीडीएफ भेजूंगा, आप लोग को मिलेगा, इतने चैनल पे भेजूंगा कि सब पे मिलेगा, आप किसी में भी पहुंच जाओगे ना। वैसे वाईटी पे लिंक भी लगवा दूंगा, जिस वीडियो में होगा उस वीडियो के नीचे लिंक लगवा दूंगा, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ अभी लिक्विड सोल्यूशन का है। हाँ हाँ बेटे, नोट्स की जगह आप वो नोट्स रिवाइज कर लो ना, सीएसडी वाले, ये पूरी कॉपी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है।
हाँ, और कुछ करना ही नहीं है। ये कॉपी रेयर है, जिसको चैप्टर ना आता हो, बहुत दिक्कत हो किसी सब टॉपिक में, तब कॉपी पे आए, नहीं तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, फिजिकल में जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये वाली सीट मेरे को सबसे अच्छी ये वाली लगती, बेटा एक बार ले ले। ये वाली सीट मेरे को सबसे अच्छी लगती है, क्यों? जब फार्मूले आर्मूले याद होते हैं ना, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे से कर पाते हो। हाँ, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो इस सीट को जरूर करें, पहले उसको करें फिर इसको करें, और इसको करने में 20-25 मिनट लगने। मगर इसमें एक दिक्कत आएगी आपको, जानते हो क्या? आपने टिक कर दिया, अब दोबारा जब करने जाओगे, रिवाइज करना है तो ठीक है पहले से। तो या तो इसका आंसर आप अलग पेज पे लिखो और मैच कर लो। जैसे आप कम से कम पेपर से पहले, एक दिन पहले सारी सीटें या 2 दिन पहले इनको बैठ के खट 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 टिक कर लिया कि हाँ यार ये सारे फार्मूले रिवाइज हैं कि नहीं। तो जब सारे फार्मूले, सारी थ्योरी रिवाइज है कि नहीं, तो सबको पकड़ा, एक लाइन से लगाया, 2-1.5 घंटे में बस टिक ही करना है। तो हाँ, हाँ, ये सिर्फ लिक्विड सोल्यूशन का है। अभी आज रात में, मैंने कल सिर्फ एक ही सीट बना पाया था, ठीक है, तो आज मैं दोनों चैप्टर की बना दूंगा, तो 3 चैप्टर की एक साथ भेज दूंगा। आज मैं सिर्फ एक ही चैप्टर की बना पाया रात में बैठ के। चलो अब पढ़ाई की बातें करते हैं। आप अपनी तरफ से डटे रहो, मैं सिलेक्शन की सारी चीजें कर दूंगा। आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन आएंगे सब पढ़े हुए आएंगे, मगर कर पाने की जिम्मेदारी, मैं बार बार कह रहा हूं, तुम्हारी है। मान लो ये जो चीज दी जा रही है आप वो करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा यार। क्या हुआ? हाँ, पूछो पूछो। हाँ, नहीं मैं तो कर ही लेता हूँ यार, हमें चिंता तुम्हारी है, अपनी थोड़ी ना है। हम तो 20 साल से ये काम कर रहे हैं, है ना? भैया तुम्हें सेलेक्ट होना है, करते ही थोड़ी रहना है। अच्छा, अब पढ़ाने पे आ जाते हैं। देखो, चलो बीच में बातें कर लेंगे, पहले पढ़ लो जल्दी से सब लोग, ठीक है? हाँ। देखिए, आपके लिए सारे टीचर, अरे लड़ो नहीं भाई, लड़ना है तो यहां लड़ो, उससे एक आराम होगा ना। जो जीतेगा उसको मैं, जो जीतेगा उसको 51 रुपए, जो हारेगा उसको 101 रुपए। अब लड़ तो रहे हो, पैसे कमाओ, हारने वाले। हाँ, तुम लोग भी आ सकते, बॉयज में भी ऑप्शन सबके लिए, बॉयज में भी लड़ सकते हैं। हाँ, नहीं, लड़ाई यहाँ होगी, हारने वाले को देखो चोट लगती है, तो उसको मलहम पट्टी के लिए पैसे ज्यादा चाहिए ना। हाँ, अच्छा पढ़ लो, और सब लोग एक बार लड़ाई करते समय देख लेना किससे लड़ना है ना? इससे मत लड़ जाना कोई। हाँ, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस गिरेगा किसी के ऊपर, बस वो उठेगा नहीं फिर। हाँ, हाँ, आ जाइए, चलो अच्छा पढ़ा लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं यार। चलो अब आप लोग शांत हो जाओ। देखो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा दिया था। अरे गुरु ध्यान दो यार। हाँ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाया था, अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोगों को टाइट्रेशन करना था, तो टाइट्रेशन क्या होता है पहले सिखा देता हूं, है ना, फिर पढ़ाते हैं। देखो बच्चों, हाँ बेटा, अरे भाई आपस में यार बांट लो। नहीं अभी भी नहीं की, एक बॉयज को दे दी, एक गर्ल्स को दे दी। अच्छा देखो, हाँ, हाँ दे दो। अच्छा अब शांत हो जाओ, पढ़ा देते हैं, नहीं तो यार भूल जाऊंगा जो याद करके आया हूं, फिर कहोगे लो सर आपने ये छोड़ दिया है। भाई तुम याद करके जाओगे तो हमने याद करके नहीं आएंगे, हम भी तो इंसान ही है।
देखो भाई, आ जाओ सब लोग, ध्यान दो। देखो, आप जब स्कूल जाते थे तो आप लोगों को कुछ इस तरह के टाइट्रेशन कराए जाते थे, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में कोई सोल्यूशन है, सर ने बोला कि जाओ इसका कंसंट्रेशन पता लगाओ। ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन सबके स्कूल में होता है, ठीक है। वो हम लोग करते नहीं है लैब में, मगर प्रैक्टिकल में सबके है। तो हाँ, वही कह रहा हूं। तो ऑक्जेलिक एसिड का जैसे टाइट्रेशन करना है तो वो क्या करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें जो टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड है वो कहते हैं इसका जो है कंसंट्रेशन पता करना है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, कि ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसका कंसंट्रेशन कितना है। तो देखो कैसे किया जाता है लैब में, गौर समझो। टेस्ट ट्यूब में जो ऑक्जेलिक एसिड है उसको हम किसी भी तरह के उस बीकर में डाल लेते हैं जिसमें निशान बने हो, वॉल्यूम लिखा हो, 1 ml 20 ml 30 ml आधा लीटर ऐसा कुछ लिखा हो। तो मैंने ये डाल लिया, ठीक है, गौर समझना। सपोज करो ये लिखा है भाई 500 ml, 500 ml वाला लाइन है, हमें इसका कंसंट्रेशन निकालना है, हमें इसका कंसंट्रेशन निकालना है प्रैक्टिकल करके, ठीक है। मोलरिटी निकालनी है, सॉल्यूशन क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। हमसे कहा गया है कि यार इसका सॉल्यूशन निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने ले लिया बीकर में, फ्लास्क में, ऊपर स्टैंड पे लगा दिया पीपेट। जरूरी नहीं है कि आप स्कूल की तरह करो, बस आपको ऊपर से क्या करना है, KMnO4 का सॉल्यूशन डालना। अब भाई हिलाएगा नहीं, देखो एक्चुअल में वो थोड़ा इधर है ना, बीचों बीच तो है नहीं। ये देखिए बच्चों, इसमें मैंने भर लिया KMnO4 का सॉल्यूशन। ये KMnO4 का सॉल्यूशन है ऐसे, और इस पर हम लोगों ने लगा दी इस तरह से अभी क्या है ये देखो, हाँ, अब आपने पीपेट लगा दिया इधर, ये अब आपको KMnO4 डालना है। तो जब KMnO4 डालते हैं तो देखो क्या होता है, KMnO4 का कलर होता है पिंक एंड पर्पल। यदि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पर्पल, और कंसंट्रेशन कम है तो पिंक दिखेगा आपको, ठीक है। अब गौर से समझिएगा कैसे होता है टाइट्रेशन, किस तरह से हम करते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको धीरे धीरे सोल्यूशन को छोड़ना चालू किया। अच्छा, इसमें रीडिंग बनी होती है, कितने ml है इसमें रीडिंग बनी है, और इसका कंसंट्रेशन भी पता होता है। ये नॉन कंसंट्रेशन का KMnO4 का सोल्यूशन है। जो आपके यहाँ बॉटल रखी होती है ना लैब में, उसका कंसंट्रेशन उसमें लिखा होता है बॉटल में। अब उसी बॉटल से आपने पीपेट पे डाला, पीपेट पे वॉल्यूम के निशान बने हैं, तो इसका मतलब आपको इसका कंसंट्रेशन भी दिया है, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन भी दिया है। अभी हमें यह नहीं पता है कितना वॉल्यूम यहां रिक्वायर्ड है, मगर कंसंट्रेशन पता है। अब देखो कैसे होता है, हम इसको धीरे से ऐसे ओपन करते हैं तो कुछ KMnO4 नीचे आता है ऐसे। अब उसको रोक देते हैं, फ्लास्क को क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर उसको घुमाते हैं, हिलाते हैं, देखते हैं कि जो सॉल्यूशन कलरलेस था क्या अभी भी कलरलेस है। यदि कलरलेस है इसका मतलब टाइट्रेशन ऑन है। क्यों ऑन है, क्योंकि KMnO4 जो होता है वो पिंक कलर का होता है, और यदि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो Mn2 पॉजिटिव बना रहा है। अब देखो ये कलरलेस है, तो आपने देखा कि प्रोडक्ट में कोई कलर नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो आपने KMnO4 डाला उसने रिएक्शन कर ली और Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब रिएक्शन चल रही है। फिर आपने थोड़ा सा डाला, फिर पिंक कलर आया, फिर आपने उसको घुमाया, फिर देखा कि यार कोई कलर नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिर KMnO4 जो गया उसने रिएक्शन कर ली और अपने को Mn2 पॉजिटिव में चेंज कर दिया। अब जब आप ऐसा करते रहोगे तो आपने फिर एक बार इसको ओपन किया, फिर कुछ KMnO4 आया, आपने इस बार जब इसको घुमाया तो देखा नहीं यार, लाइट, बहुत ही लाइट पिंक कलर इसमें आने लगा है। अब ये बिल्कुल कलरलेस नहीं हो रहा है, हल्का सा पिंकिश है, बहुत ही लाइट। तो अब आपको टाइट्रेशन नहीं करना है,
इससे क्या पता चला, जरा गौर से देखो, जब ऑक्जेलिक एसिड पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो KMnO4 किसी से रिएक्शन तो करेगा नहीं। तो अब आपने जो KMnO4 डाला वो KMnO4 ही रहेगा, और KMnO4 रहेगा तो पिंक कलर रहेगा। तो जैसे ही हल्का सा पिंक कलर उसमें दिखने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि KMnO4 अब एक्सेस में हो रहा है। जितना ऑक्जेलिक एसिड था वो सारा का सारा रिएक्शन कर चुका है, तो हम उसको रोक देते हैं। अब रोक देते तो आपको पता है कि जब आपने ऊपर यहां पे मान लो यहां पे रीडिंग थी 20 ml, जब टाइट्रेशन हुआ तो रीडिंग पता चली 18 ml है, तो हमें वैल्यू मिल गया ना कि ये कितना खर्च हुआ, 2 ml। तो ये 2 ml खर्च हुआ। अब जब टाइट्रेशन हो गया है तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट यहां से मिल गए m इंटू वी, इसके ग्राम इक्विवेलेंट यहां से मिल गए m इंटू वी। m निकालना है तो जब बराबर कर दोगे तो इसका m निकल आएगा, इसका m जो निकल आया वो आप कॉपी पे लिखते हो। कैसे लिखा जाता है, एक आपको सोल्यूशन जो स्कूल वालों ने दिया है उसको बोलते हैं टाइट्रेट या अननोन सोल्यूशन। अननोन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन 20 ml ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन, ये क्वेश्चन है, मतलब ये करना है। फिर आपने क्या, कितना यूज हुआ, नोन, कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 सोल्यूशन, कंसंट्रेशन 0.2 है और यूज हुआ 20 ml। सो दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपने फिर बराबर कर दिए और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकाल लिया, और फिर आपने उसका आंसर लिखा कि कंसंट्रेशन ऑफ अननोन 20 ml ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन इज दिस। अब वो कॉपी बन गई, मतलब टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ, अब आपने जमा कर दिया। ये है टाइट्रेशन। अब इस टाइट्रेशन का नाम रखा जाता है रिएक्शन के नाम के बेसिस पे। जब आयोडीन यूज हो रही होती है तो आयोडीन टाइट्रेशन होता है तो उसको बोलते हैं आइडियोमेट्री या ईडियोमेट्री, दो तरह के होते हैं वो। KMnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के साथ किया जा रहा है तो इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। तो अब टाइट्रेशन के नाम होंगे। यदि फिजिकल के हिसाब से पूछो तो हमें कुछ नहीं करना है, बार बार ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करना है। स्कूल के हिसाब से पूछो तो इसको हमें लिखाना पड़ता है, मतलब ये जैसे मैंने पढ़ाया, जैसे मैं 12th में पढ़ा रहा होता तो फिर मैं ऐसे ना पढ़ाता जैसे अभी आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें मैं थोड़ा सा लिख देता, क्योंकि उन बच्चों को स्कूल में प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, तो उनको थोड़ा लिख के देता कि देखो यार ये अननोन सोल्यूशन है, ये नोन सोल्यूशन है, इनके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल किए तो ऐसे आया। तो जब वो स्कूल में जाए तो अपना प्रैक्टिकल कर पाए। टीचर भी जानता है कि बच्चे इतने प्रैक्टिकल नहीं करते, तो उससे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछता है इन सब के बारे में जो मैंने अभी बताया है। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। नाम से अपने को कोई लेना देना ही नहीं है, तुम किस तरह से कर रहे हो, कब इक्विवेलेंट आएगा, हम कोई प्रैक्टिकल थोड़ी करने जा रहे हैं। ना तो हम स्कूल की लैब में बैठे हैं और ना हमारे पास कोई थ्योरेटिकल लिखने को आना है, अब तो सिर्फ क्वेश्चन आने हैं। तो क्वेश्चन आने तो क्या करना है, बस ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करना है। किसके किसके बराबर करना है, जो दिया जाए उसके और जो निकालना है उसके, बस और कोई काम नहीं करना है। अपने को हर क्वेश्चन में सिर्फ 3 स्टेप करने हैं, हर क्वेश्चन में 3 स्टेप। पहला स्टेप, आपको रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी है, पहले से लिखी है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा स्टेप, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप इक्विवेलेंट भी कह सकते हो, इक्विवेलेंट शॉर्टकट में कहते हैं इक्विवेलेंट, इक्वल करने हैं। किसी ने पूछा किसके किसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने हैं, जो दिया जाए और जो निकालना हो। बस अपने को ये करना है, जो पूछ रहा होगा अपने आप आ जाएगा। अपने को सिर्फ यही 2 स्टेप करने हैं, रिएक्शन लिख के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट कर देना है। किसके, जो कुछ दिया जा रहा होगा, किसके, जो निकालना होगा, बस। अब बात आई ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो सिर्फ 2 फार्मूले से निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के हमारे पास 2 फार्मूले हैं।
किसी ने कहा भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो या तो हम मोल इंटू एन फैक्टर से निकालेंगे या फिर हम निकालेंगे नॉर्मेलिटी इंटू वैल्यूम इन लीटर, बस। ठीक है, इतना करना है। अब मैं करके कुछ दिखाता हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे नहीं सर यार ऐसा थोड़ी होता है, हम क्वेश्चन नहीं कर पाए तो मैंने कहा बात तो सही है, तुम नहीं कर पाए तो चलो अब कुछ करते हैं, है ना। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये आया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इन एसिडिक मीडियम। तो ठीक है, वो कह रहा है कि यार KMnO4 के कितने मोल खर्च होंगे। तो हमारा काम क्या है, पहले रिएक्शन लिखना, दूसरा हमारा काम क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर करना, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या पूछ रहा है, इस पर फोकस ज्यादा नहीं रखना है, वो अपने आप निकलेगा, ये मैं कह रहा हूं। जब आप इतना लिख के छोड़ दोगे ना, फिर सोचोगे अच्छा क्या पूछ रहा है, कैसे निकलेगा, तो अपने आप दिख रहा होगा, वो अपने आप निकल आता है। चलो एक बार कोशिश करते हैं। देखिए KMnO4 की रिएक्शन बच्चों हमें किससे करानी है, सल्फाइड। अब देखो सल्फाइड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, सल्फाइड S डबल निगेटिव, सल्फाइड SO3 डबल निगेटिव, सल्फेट SO4 डबल निगेटिव। अब यार मीडियम एसिडिक है तो KMnO4 किसमें चेंज होगा, मैंने आपको लिख के दिया था कि ये 4-6 रिएक्शन याद रखना, बार बार यूज होंगी। KMnO4 एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज होता है, Mn2+2 में। तो यार ये चला गया Mn2+2 में। अब KMnO4 के पास एक ही नेचर होता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा। अब सल्फर +4 में है तो सल्फर की अब एक ही ऑक्सीडेशन नंबर बची है +6, तो ये +6 में चला जाएगा। मान लो आपको ना पता चले कि क्या बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या बनना है उससे लेना देना नहीं है, किस ऑक्सीडेशन नंबर पे जा रहा है इससे लेना देना है। मान लो आपको नहीं पता कि सल्फेट बनेगा, मत बनाओ, बस तुम्हें ये पता है कि यार +4 से है तो +6 में जाएगा, है कि नहीं, तो बस इतना याद है तो बस ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट क्या रहा है, हमें मतलब है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर से। अच्छा, सल्फर +4 के बाद +6 आता ही है और कोई ऑक्सीडेशन नंबर बीच की मिलती नहीं है। हाँ, ऑक्सीडाइज होगा इसलिए, डी ब्लॉक अभी हुआ है कि नहीं, तो फिर कैसे पूछ रहे हो। KMnO4 सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 के पास दो ही नेचर है, जैसे मान लो मेरी बात करो, ठीक है, या तरुण सर की बात कर लो, MD सर। अब तरुण सर आएंगे तो उनके पास एक ही नेचर है, वो जूलॉजी बॉटनी पढ़ाएंगे। MD सर आएंगे जूलॉजी पढ़ाएंगे, मैं आऊंगा तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मगर एक नेचर और है कि मान लो चलो ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा, मान लो एक और है इनऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा, तो 3 नेचर है। तो मेरे पास 3 नेचर है कि हम 3 में से कोई काम कर सकते हैं। तरुण सर आए तो 2 नेचर है कि वो बॉटनी पढ़ा सकते हैं, जूलॉजी पढ़ा सकते हैं। MD सर आए तो भी 2 नेचर है, MD सर भी जूलॉजी पढ़ा सकते हैं, बॉटनी पढ़ा सकते हैं। मेरे पास 3 नेचर है कि ऑर्गेनिक भी पढ़ा सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी पढ़ा सकते हैं, फिजिकल भी पढ़ा सकते हैं। इन्हीं में से तो कोई एक काम करूंगा, ऐसा तो नहीं मैं बॉटनी पढ़ा दूंगा, वो तो नेचर में है ही नहीं, ना फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो मतलब 3 है। इसी तरह मॉलिक्यूल के पास भी कुछ ही नेचर होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। दसियों नहीं है कि वो कुछ भी कर देगा, ऐसे कैसे कर देगा, सुपरमैन थोड़ी ना है, वो भी बेचारा मॉलिक्यूल ही है ना। तो KMnO4 के पास सिर्फ 2 नेचर होते हैं, जब भी किसी से करेगा तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, अपने में रिडक्शन करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। या फिर ये सॉल्ट है, देखो KMnO4 है, सॉल्ट है तो आयन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकता है कि कैटायन K को हटाया कुछ और लगा दिया, बस। इसके अलावा सॉल्ट KMnO4 कुछ करता ही नहीं है, ना K2Cr2O7 करता है। दोनों के पास 2 ही नेचर होते हैं। अब बस तुम्हें सेलेक्ट करना होता है कौन सा नेचर काम कर रहा है, और कुछ सेलेक्ट नहीं करना होता है। तो हर रिएक्शन में बस इतना ही सेलेक्ट करना है कि कौन सा नेचर काम कर रहा है। अब K का रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता है क्योंकि कोई दूसरा मेटल ही नहीं दिया गया है, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीडेशन का काम कर सकता है। अब ऑक्सीडेशन का काम करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। सल्फर की +4 है तो उसके बाद उसकी +6 होती है और कोई होती ही नहीं है, तो बस +6 में ले जाएगा।
हाँ, यहां प्रॉब्लम हो सकती है कि सल्फेट बनेगा या कोई और +6 वाला बनेगा, तो उससे अपने को लेना देना नहीं है फिजिकल वाले को, वो तो इनऑर्गेनिक वाले की प्रॉब्लम है, वो समझे अपना, है कि नहीं? अपनी क्या प्रॉब्लम है, तो वो तो उस इनऑर्गेनिक में समझोगे ना। तो हम तो सेफ है ना इस जगह पे अभी। तो +4 से +6, बात खत्म हो गई अपनी। अब बात आई क्या, हमने कहा कि भाई रिएक्शन लिख गो, लिख गई। दूसरा काम क्या है कि जो पूछा जाए, जो निकालना हो, उनके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करो। तो पूछ क्या रहा है, ये दिया क्या है, ये चेक करो, भाई का 1 मोल दिया है और इसके मोल पूछ रहे हो, बस इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। तो पहली बार है तो मैं लिख रहा हूं पूरा, नहीं तो अगली बार से सीधा वैल्यू डाल दूंगा, है ना। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फाइड आयन। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखें, तो दो रास्ते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर या एन इंटू वी। तो एन वी वाला तो काम होगा नहीं, नॉर्मलिटी कहीं दी नहीं है, वैल्यूम कहीं दी नहीं है, तो मोल इंटू एन फैक्टर चलते हैं। मोल निकालने हैं, एन फैक्टर निकाल लो। तो देखो यहां कितना है, 1, 7 -2 5, यहां पे +2 है ना, तो ये मोल एन फैक्टर यहां कितना है, 1। अच्छा, एन फैक्टर में कैसे लिख रहा हूं, सब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं सिर्फ लिख रहा हूं, डिटेल नहीं दे रहा कैसे निकाला। 1 4 -6 2, तो मोल कितना आ गया, बस आप टिक कर दो। हर क्वेश्चन में यही करना। अब देखो जैसे ही लिख दोगे, देखो आपको पता चल गया, मोल पूछ रहा है, लो मोल निकल आएंगे, बस इसको इधर ले जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस, ये कैसे आ जाता है, ठीक है, कर लोगे, मगर तुम मानते नहीं हो, तुमने कहा सर ऐसा नहीं होता है, मैं और क्वेश्चन करूंगा, तो मैंने कहा भाई और कर लो। अरे यार, चलिए क्वेश्चन करो। अब देखो हम लोग फिर पढ़ते हैं, कहा जा रहा है हाउ मैनी ग्राम ऑफ आयोडीन आर प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन। अब ये देखो, हो सकता है इसमें ऐसा भी क्वेश्चन लिख दे कि इन आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ आयोडीन, भूकाल तो बनाएगा ही, तो आपको टाइट्रेशन कौन सा दिया है कौन सा नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को बस एक बार रिएक्शन लिख के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देते हैं। तो देखो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ आयोडीन आर प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन which required 40 ml of 0.11 N Na2H2O3 to react with it via the reaction। इस बार रिएक्शन दे रखी है, पहला स्टेप अपने को कर रखा है और आराम हो गया। अब दिया क्या है भाई, निकालना क्या है, ये उठा के दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। रिएक्शन इस बार लिख के दी है तो हमें आराम है, हमें लिखनी नहीं पड़ रही है। तो भाई इसके नंबर आप ग्राम इक्विवेलेंट, अब थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं, संभाल लोगे सब लोग। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट N इंटू V 40 ml, ml लिखना हम पसंद नहीं करते हैं, लीटर बना लिया, M इंटू V वैल्यूम लीटर में होना चाहिए ना, इसके ग्राम इक्विवेलेंट लिख गए बराबर। अब इसके लिखो M, क्या निकालना है, हाउ मेनी ग्राम, मोल इंटू एन फैक्टर। देखो इसकी वैल्यू n इंटू वी में दी थी, तो n इंटू वी से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए, इसमें ग्राम पूछ रहा है तो मोल इंटू एन फैक्टर से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही तो बराबर करने हैं, चाहे जैसे निकाल के आओ, है कि नहीं, ये थोड़ी कोई पूछ रहा है। अब मोल इंटू एन फैक्टर कैसे निकालोगे, 2 0 -1, आयोडीन का एन फैक्टर कितना आया, 2। समझ पा रहे हो सब लोग। अब आपने जिद की है तो देखो मोल बनाओ भाई,
तो ये आ गया मोल। अच्छा, आप लोगों ने ये समझा मैंने कैसे लिखा ये? क्योंकि इस बार मैंने वो लाइन नहीं लिखी, डायरेक्ट वैल्यू डाल दी है। क्लियर है ये लाइन सबको? तो बस फिर तो कैलकुलेशन चल रही है। मोल आ गया, अब मास बनाना है। तो मोल को मास कैसे बनाते हो? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके। तो मास ऑफ आयोडीन, मोल ऑफ आयोडीन इनटू मॉलिक्यूलर वेट। एक आयोडीन का 127 होता है, 2 आयोडीन का क्या होगा? 254। जब आप करोगे तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा। है? अब ये क्वेश्चन अलग, रिएक्शन अलग, टाइट्रेशन अलग, हमने कोई काम अलग नहीं किया है। रिएक्शन दी थी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर किए। किसी ने कहा भाई किसके बराबर करोगे? तो हमने कहा यार जो दिया जाए, जो पूछा जाए उसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। कोई बड़ा काम अपने को करना ही नहीं है। क्यों? बड़ा काम अपने को आता ही नहीं है, तो करेंगे क्यों? है कि नहीं भाई बच्चों? अब तुमने जिद की कि नहीं यार एक क्वेश्चन और करेंगे, तो मैंने कहा कर लो भाई, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करो, मैं फोकस अपना दूसरी जगह करता हूं। चलो इसको करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 that is needed to react with 1 mole of ferrous oxalate in acidic medium। अब रिएक्शन नहीं दी है, रिएक्शन खुद लिखनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो रिएक्शन खुद लिखनी पड़ेगी, तो कैसे लिखोगे? उसी तरह से लिखेंगे। KMnO4 है, किससे कर रहा है? फेरस ऑक्जिलेट से। मीडियम एसिडिक है तो KMnO4 किस में चेंज हो गया? Mn2 पास 2 में। अब फेरस ऑक्जिलेट किस में जाएगा? तो यार फेरस है तो फेरिक में जाएगा, और ऑक्जिलेट आयन किस में जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। आप ध्यान दो, जो भी रिएक्शन यूज हो रही है नोटबुक में करा रखा है। फेरस ऑक्जिलेट कैसे ऑक्सीडाइज होता है बता रखा है। अब देखो, एक एटम का रिडक्शन और 2 एटम का ऑक्सीडेशन, फेरस ऑक्जिलेट में मैंने पढ़ाया था 2 एटम का ऑक्सीडेशन होता है, आप चेक करो। एक एटम का रिडक्शन, 2 एटम का ऑक्सीडेशन। फेरस ऑक्जिलेट में मैंने कहा था ना कि एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन। तो अब कैसे करोगे? रूल वही है यार, रूल में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, 3 लिख देंगे यार, बच्चे थोड़ी गलत बोलते हैं। तो ये देखो सही है। अब क्या करना है? वही काम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देना। तो किसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट? मोल ऑफ KMnO4। ये पूछ रहे हो, ये दिया है, इनके बराबर करेंगे। तो मोल इनटू एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर कितना? 5। वही रिएक्शन लिखिए। मोल दिया है, मोल कितना दिया देखना, 1 मोल इनटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर निकालते हैं। इसके नीचे कितना लिखा है? 1, 2 -3 प्लस 2। अब कोई ये तो समझ रहे हो ना मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? मैंने रूल सब पढ़ा रखे हैं कि यदि एक से ज्यादा है तो कैसे करोगे, ये सब पढ़ा रखा है, ठीक है। अब कितना आया? 3। तो मोल कितने आ गए? बस आंसर हो गया। सही है? समझ पा रहे हो सब लोग? कर पा रहे हो? क्लियर है सबको? कर लोगे? डरोगे तो नहीं? चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखते हैं कैसे करते हो। बताओ, 5 रुपए वाला क्वेश्चन है। +5 -5, पूरा स्टेटमेंट सुन लो। और चाहो तो +10 -10 भी कर सकते हो।
सोच लो, देने भी हैं। बताओ भाई सब लोग। बताओ। +5 -5। देखिए सब लोग ध्यान दीजिए। देखो, इन द रिएक्शन K2A Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस 3H2SO3 प्लस 5H gives 2Cr3 positive plus 3HSO4 negative plus 4H2. Ratio of equivalents of K2Cr2O7 double negative and H2SO3 used in this redox reaction is। अब सब लोग आंसर बताएं। 3:1 A, ठीक है। 1:1 तो मतलब एक आंसर ए आया है, एक आंसर डी आया, और किसी का कोई आ रहा है? ठीक है, ए और डी के अलावा कोई किसी का है? ठीक है, तो आप में से सब बच्चे बताएं कितने लोगों का ए है, कितने लोगों का डी। तो पहले डी वाले हाथ खड़ा करें, ए वाले अपने आप समझ में आ जाएंगे। डी वाले 2 3 2 5 6 7 और 8 9 बच्चे हैं। तो 9 × 45 रुपए मुझे देने हैं, बाकी हमें कम से कम 1000 रुपए या 500 रुपए मिलने हैं। इधर वाले सारे, इधर वाले सारे, है ना? क्योंकि आंसर जो है, देखो आप लोग, ये क्वेश्चन लैंग्वेज का है सिर्फ। आपसे किसका रेशियो पूछ रहा है, जरा एक बार पढ़ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो पूछ रहा है। ग्राम इक्विवेलेंट तो हमेशा सबके बराबर होते हैं, तो 1:1 ही तो बनेगा। वो क्वेश्चन में सिर्फ घुमाया गया है। रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 डबल नेगेटिव एंड H2SO3 इज। तो यार इक्विवेलेंट तो सबके बराबर ही होते हैं, तो 1:1 ही तो हुआ। इसमें सॉल्व ही नहीं करना है। बताओ, 5 रुपए का क्वेश्चन दिया था जिसमें सॉल्व ही नहीं करना है, फिर भी भाई ए बराबर भी है, तो रेशियो क्या आएगा? उसने बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को टाइट किया है कि वो कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स क्या है? जैसे मोल वैसे इक्विवेलेंट्स। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट्स। और अभी बोला था कि उसको शॉर्टकट में, ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग शॉर्टकट में इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं। मैं आपको हिंट्स वही दे के आया था क्वेश्चन का, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन पढ़ा है, तो मैंने कहा चलो वहां बोल देता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे याद रखते हैं। सब लफाजी में बैठते हैं। अच्छा पढ़ाते रहो तुम यार, तुम पढ़ाते रहो। अपना सपनों में खोए हुए हैं सबके सब, सुनते ही नहीं है सारी बातें अच्छे से। चलिए, अब जिद कर रहे हो तो एक और पूछता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं 6 इंटू, मतलब कितनी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, हर तरीका का एक एक दो दो क्वेश्चन करा दे रहा हूं कि कभी इस तरीके से पूछेगा, कभी इस तरीके से, कभी इस तरीके से, मगर कॉन्सेप्ट एक ही लगाना है। 6 into 10 की पावर -3 मोल ऑफ K2Cr2O7 react completely with 9 into 10 की पावर -3 मोल ऑफ XN पॉजिटिव टू गिव XO3 डबल नेगेटिव एंड इतना द वैल्यू ऑफ N इज। वो कह रहा है यार K2Cr2O7 XN पॉजिटिव से रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है Cr3 पॉजिटिव प्लस ये। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि N की वैल्यू बताओ। मैंने आपको क्या क्या पूछेगा उससे अपने को लेना देना नहीं है।
अपने को किस बात से लेने देना है, रिएक्शन लिखनी है और ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देना है। किसके, जिसमें कुछ पूछ रहा है, जिसमें कुछ दिया है। तो भाई दिया, इसमें कुछ पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इसमें पूछ रहा है, इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बराबर कर दिया, डायरेक्ट कर रहा हूं, मोल इंटू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना निकला, 2, 6 -3 6, तो इसका एन फैक्टर कितना निकला, 6। अब इसका मोल इंटू एन फैक्टर, अब यहां कितना लिखा है, 1 मॉड एन -5। मैंने कहा था यहां तक आप जरूर जाओ, इसके बाद सोचो कैसे निकलेगा। तो जैसे यहां तक जाओगे, बताओ कैसे निकलेगा, समझ में आ गया। सिर्फ एनी तो निकालना है, सब कुछ तो दिया ही है, कट्टम काट खेलो। 2 2 3 3 3 से उड़ाया, 3 से उड़ाया, 2 आया, 3 आया, फिर 3 से उड़ाया, 3 से उड़ाया, तो n-5 मॉड इक्वल टू आ गया 4। अब गौर से देखो, K2Cr2O7 क्या करता है, ऑक्सीडेशन। दोनों भाई भाई हैं, दोनों के पास कोई काम है ही नहीं, एक ही काम है, निकम्मे टाइप के लोग हैं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी है उनके पास, ऑक्सीडेशन करना, और कुछ काम नहीं करते दोनों के दोनों। तो भाई ऑक्सीडेशन किया है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बढ़ी होगी। इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी होगी, बड़ी नहीं हो सकती। मतलब ये जो मैंने लिखा ये समझ पाए ना क्यों, भाई K2Cr2O7 ने इसका ऑक्सीडेशन किया होगा, तो ऑक्सीडेशन के बाद 5 आ रही है, तो इसका मतलब ये 5 से छोटा ही होगा, तो n की वैल्यू 5 से छोटी होगी। अब दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो ये जुड़ जाए या ये डिफरेंस आ जाए। तो जुड़ सकते नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 9 और ये 5 रिडक्शन कहां होगा, ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो n की वैल्यू 5 से छोटी होगी, तो या तो 9 वैल्यू पॉसिबल है या एक वैल्यू पॉसिबल है, तो बस एक वैल्यू कर दो। भाई मैथमेटिकली 9 पॉसिबल है, मगर कॉन्सेप्चुअली पॉसिबल नहीं ना, इसीलिए तो 9 वाली वैल्यू ली नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो n की वैल्यू 5 से कम ही आएगी ना। नहीं, कुछ तो हो ही रहा होता ना, अगर के साथ मगर चलता है ना, अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होता तो कोई मगर भी आ रहा होता ना, तो मगर तो आ ही नहीं रहा है। भाई अब रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा, तो फिर ये चैप्टर कैसे चलेगा, फिर तो कोई दूसरा ही चैप्टर चलेगा ना। और 5 रुपए चाहते हो क्या, आज सारा हिसाब बराबर कर दे रहा हूं। हाँ, सब लोग पैसे लाए हो ना। तो देखो अब इस क्वेश्चन करते, बेईमानी कर रहे हैं, मैं नहीं खेलूंगा भाई। मतलब अपने पैसे की बातें चल रही, मेरे पैसे की बातें नहीं चल रही है, मेरे भी तो होंगे किसी के पास। KMnO4 react with oxalic acid according to the equation 20 ml of 0.1 m KMnO4 is equivalent to, अब फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो, वो कह रहा है इसके इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, इक्विवेलेंट टू कह रहा है, 20 ml of 0.1 m KMnO4 is equivalent to, इसके इक्विवेलेंट मतलब इसके ग्राम इक्विवेलेंट किसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने ही जिसके होंगे उसके बराबर होंगे, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट तो सेम होते हैं ना। ये कॉन्सेप्चुअल है, मतलब इसकी लैंग्वेज बहुत टाइट है, क्वेश्चन रद्दी है, वही बार बार जो कर रहा है वही करना है, मगर लैंग्वेज ना समझ पाए तो समझ ही नहीं पाओगे करना क्या है। वो कह रहा है जितने ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 के हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके पास है, तो यार ग्राम इक्विवेलेंट निकालते चले जाओ, इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, तो पहले इसके निकाल लो, तो m इंटू वी। अब देखो यहां पे गेम है, मोलरिटी दी है, m इंटू वी होता है, m इंटू एम थोड़ी होता है, तो यार इस m को n बनाना पड़ेगा, तो मोलरिटी को नॉर्मलिटी बनाना है, तो क्या करोगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलरिटी, फार्मूला पढ़ाया है, तो मोलरिटी में n फैक्टर का मल्टीप्लाई मार दोगे तो नॉर्मलिटी बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर दूं तो कोई बच्चा दुखी तो नहीं होगा, नहीं मैं करके दिखा देता हूं, ये नॉर्मलिटी बनी, ये वैल्यूम बना, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है n फैक्टर इंटू मोलरिटी, n फैक्टर KMnO4 का कितना है 5,
और मोलरिटी कितनी है 0.1, तो नॉर्मलिटी कितनी आई 5 इंटू 0.1, देखो वही रखी है। अब इसको सॉल्व करो, तो 5 दूनी 10, एक जीरो हट गया, 10 की पावर -2। अब इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 10 की पावर -2 है, तो अब इनमें से किसके 10 की पावर -2 है, बस ये चेक कर लो। जिसके होंगे वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या होते हैं, हमेशा बराबर। बात समझ पा रहे हो? वो कह रहा है जितने ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 के हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट इनमें से किसके हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं हमेशा। तो अब ये निकालो, निकालो कैसे, m इंटू वी से। सब लोग समझ पा रहे हैं ना क्या कह रहा हूं मैं? उधर वालों, हाँ भाई, अलग ग्रह के लोग समझ रहे हो? उनका मन उसी ग्रह में लगता है, उधर वाले में। और उसे हमें लग रहा है इसलिए लगता है क्योंकि उधर वाले लोग दिखते ही नहीं है इधर से खड़े होने पे, तो उनको लगता है कि अब सही मौका है, कुछ भी करते रहो। क्यों भाई? चलो आंसर निकालते हैं। 120 इंटू 10 की पावर -3, समझ गए कैसे किया? वैल्यूम इन लीटर चाहिए, है ना? अब देखो ये मोलरिटी है, गौर सुनो, ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है 2, तो मोलरिटी में एन फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो नॉर्मलिटी बनेगा। अब क्या ये 10 की पावर -2 आ रहा है, देखो 25 दूना 50 और 50 इंटू 12 मतलब 12 पंचे 60, 6 आ रहा है। अब पावर आवर कुछ भी आए, यहां कहीं 6 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? वैल्यू सेम आनी चाहिए ना, तो वैल्यू सेम तो नहीं आएगी, तो हटाओ, इसको करो 150 इंटू 10 की पावर -3 एम 0.1 इंटू 2। हाँ बेटे, हाँ अच्छा, ये वाला 5 ना, देखो ये यहाँ निगेटिव है ना, मिसप्रिंट है, इसीलिए वो बच्चा पूछ रहा होगा, क्योंकि 5 तो सुबह से निकल रहा है, फिर भी पूछ रहा है, इसका मतलब उस कहीं कुछ गलती होगी। अब आ जाएगा, है ना? हाँ, जब उसने पूछा ना तो मैं समझा कि ये बात यदि पूछ रहा है तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। तो देखो अब क्या हुआ, 15 दूनी 30, तो 3 जरूर आएगा, और यहाँ कहीं 3 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब इधर आओ, ये हुआ 25 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.2 इंटू 2, तो 25 चौको 100 यहां बन सकता है, तो 25 चौको 100, एक कट गया, 10 की पावर -2, हाँ ये सेम है, ठीक है ना? जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके पास है उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट इसके पास है। क्यों? कोई भी रिएक्शन होगी तो ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर रहते हैं ना, तो जितने इसके पास होंगे उतने ही इनमें इनके पास भी होने चाहिए। सही है ना? कर लोगे? अच्छा, तो बच्चों ने कहा सर हम कर लेंगे, तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, खत्म कैसे? अब ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का है, इस सीट में पढ़ा था, तो इसलिए अभी तक नहीं पूछ रहा था, मैंने कहा पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूं। ये क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का नहीं है, क्योंकि KMnO4 का क्वेश्चन आ गया है। KMnO4 तो वहां पे है, अपने को मास आज कैलकुलेट करना है। तो देखो कौन सा होगा, बताओ। देखो इस निकम्मे के पास एक ही काम है, ऑक्सीडेशन करना है। अब ऑक्सीडेशन उसी का कर सकते हो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, पहले से यदि मैक्सिमम पे है तो बढ़ाओगे कैसे? तो पहले से मैक्सिमम पे है तो बढ़ेगी नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 वाले को 6 कर सकते हैं, 4 वाले को 6 7 कर सकते हैं, इसकी तो Mn की 7 भी होती है। 2 वाले को 3 कर सकते हो, 3 वाले को कहां ले जाओगे, Fe की 2 ही होती है, +2 +3 है, तो इसका मतलब यही होगा। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ KMnO4। KMnO4 यदि ब्रेक हुआ तो कलर जरूर चेंज होगा, चाहे वो मीडियम कोई भी हो। क्यों? KMnO4 पिंक कलर का है, मगर Mn2 पास 2 में गया तो कलरलेस है, MnO2 गया तो वो भी कलरलेस में आता है। K2MnO4 का कलर होता है, मगर सबका कलर पिंक नहीं है, अलग है, तो यार इसका मतलब रिएक्शन होगी तो कलर चेंज होगा, इसका मतलब रिएक्शन नहीं करनी है
तो रिएक्शन सिर्फ एक से नहीं करेगा, FeCl3 से। FeCl3 से रिएक्शन नहीं करेगा, तो जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो कलर कैसे चेंज होगा? KMnO4 रिएक्शन करेगा तो कलर चेंज होगा ना। वो कह रहा है ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिससे कलर नहीं चेंज होगा? कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ KMnO4। इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी तो कलर चेंज नहीं होगा। और रिएक्शन कब नहीं होगी? जब वो ऑक्सीडेशन ना करा पाए। क्यों? उसके पास एक ही नेचर है कि वो पकड़ के ऑक्सीडेशन करा सकता है। अब मान लो पहले से कोई हायर ऑक्सीडेशन नंबर पे है तो उसका ऑक्सीडेशन वो करा ही नहीं पाएगा। तो बस आंसर ये आ गया। अब जरा देखिए आप लोग, जब आप लोग बहुत जिद कर देते हैं तो नया चैप्टर में मैं आ जाता हूं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बारे में कुछ बता देता हूं पहले, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नहीं देखो, आज मैं जितना याद करके आया उतना तो पढ़ा के जाऊंगा, जितना उस बैच में है उतना पढ़ाऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ मिक्स हो गया, मगर पता नहीं एक बैच और उसी रूम में लगता है, उसमें जा रहा हूं आजकल। हाँ तो उसमें, अच्छा देखो सब लोग ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए सारे के सारे बच्चे, ठीक है? उतना ही पढ़ेंगे जो अपना टाइमिंग है। हाँ बेटे, हाँ पूछ लो। इलेक्ट्रोड पढ़ के सुना थोड़ा कुछ और, वो तो इसमें आएगा ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एनसीईआरटी बता रहे हो क्या आप? ला मुझे हेडिंग दिखा दो, मैं एक बार देख लूं फिर बताता हूं। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस, यही वाली कह रहे हो ना? हाँ ये गलत जगह पे दिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो अभी कुछ पढ़ाए नहीं, इसमें पढ़ाएंगे भी नहीं, वो इसमें पढ़ाएंगे। नहीं नहीं, वो एनसीईआरटी के हिसाब से पैकेज सही बना है, मगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से ज्यादा नहीं पढ़ा पाते। देखो इस बच्चे का डाउट आप सबको ही बता दो, आप जब पैकेज कर रहे होगे, जब एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम की हेडिंग इसी चैप्टर के अंदर है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम की हेडिंग इसी चैप्टर के अंदर है, और इसी चैप्टर के अंदर ईसीएस सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो ईसीएस सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर के अंदर ही है, ठीक है? मगर हम लोग उसको इसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसमें नहीं पढ़ेंगे। उसका रीजन है क्योंकि बैकग्राउंड बताना पड़ेगा ना, पोटेंशियल बताने से पहले बताना पड़ेगा कि ये केमिकल रिएक्शन कहां पे होगी, पोटेंशियल क्या होता है। अब पोटेंशियल बता के छोड़ दिया, उसके क्वेश्चन यहां पे हैं, तो अब थ्योरी हो गई है, अब यहां हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे 15 दिन बाद, तो बच्चा क्वेश्चन कैसे करेगा? या तो थ्योरी मुझे फिर से पढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हेडिंग यहां पे आएगी, और आएगी तो कम से कम 2 घंटे चलेगी, कम से कम बता रहा हूं, इसका मतलब 2 क्लास तक सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चलेगा, 2 घंटे तो चलेगा ही चलेगा, उससे कम में होता ही नहीं। वो सारा क्वेश्चन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, चेक कर रहा आप। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिस दिन स्टार्ट होगा तो कम से कम 2 क्लास जाएगा। तो चलो अब आते हैं। हाँ ये तुम्हारे ऊपर है, हमें तो आता है, जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो ये चैप्टर 3 पार्ट में होगा, एक पार्ट होगा कंडक्टेंस, एक पार्ट होगा सेल, और एक पार्ट होगा इलेक्ट्रोलिसिस। अब पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्वेश्चन कर पाओगे ये मेरी गारंटी है, बस आपको बैठ के आराम से शांति से बातों को सुनना है। तो चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, मगर मैं बता दूंगा कहां से क्वेश्चन आएगा डेफिनेट। वैसे तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मगर आपको ये जरूर बता दूंगा पढ़ाते पढ़ाते कि इस जगह पे क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान रखना, इस जगह पे क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान रखना, वो मैं बता दूंगा। अब जरा देखो यार, इस चैप्टर में कहां से स्टार्ट करना है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इलेक्ट्रोलाइट से, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। खत्म हो गई मीटिंग? कितने की डील कर ली तुम लोगों ने? 4-5 करोड़ का बिजनेस तो बना ही दिया होगा। बी कौन सा? इसमें जो अभी पढ़ाया है? तो यार यदि एक अंधा दूसरे अंधे से पूछेगा रास्ता किधर है,
तो कहाँ जा, वो भी पढ़ने आए हैं, तुम भी पढ़ने आए हो। अरे जब तक एक दो आंख वाला इंसान है तब तक रास्ता उससे पूछा जाता है, जब दो आंख वाला इंसान नहीं मिलेगा तब अंधे का सहारा तो अंधा होता ही है ना। अब हम सामने खड़े हैं, डाउट उनसे क्लियर हो रहा है। पूछो, कौन सा क्वेश्चन है? ये 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 वाला, इसमें पूछो क्या पूछना है। अच्छा उसका, तो तुम अंधे पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? डाउट क्लियर है? अब देखो ऐसे ही बच्चे ना हमारी सैलरी कम करा रहे होते हैं, अब उनका डाउट ये बता देंगे तो हमारी सैलरी कम ही हो जाएगी ना यार, इसीलिए मैं किसी को बताने नहीं देता हूँ। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इन बच्चों के बहकावे में कोई मत आना, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग शांति पकड़ो, पढ़ाते हैं। देखो बच्चों, कंसंट्रेशन में हम लोग मतलब सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कहां से स्टार्ट करेंगे? कंडक्टेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेल से स्टार्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग सेल से भी स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग कंडक्टेंस से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कंडक्टेंस से चैप्टर को उठाएंगे, सेल में जाएंगे और इलेक्ट्रोलिसिस में चले जाएंगे। अब कंडक्टेंस क्या होता है ये बात आपको समझाता हूं, गौर से समझिएगा। बहुत इजी है यार, टफ होता तो आप भी जानते हो, हम ही को क्यों आता है कि नहीं, तुमसे थोड़ी तेज है। तुम लोगों को फिजिक्स भी आती है, मैथ्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, जूलॉजी भी आती है। हम 20 साल में एक चीज सीख पाए हैं, सोच लो। अब तुम इससे आइडिया लगाओ कमजोर कितना हूं मैं, कि 20 साल में इतना सीखा, और बच्चे 6 महीने में सीख रहे हैं। अभी देखना है, पेपर में परफॉर्म करेंगे 100% क्वेश्चन सही करके आएंगे, है। और यहाँ 20 साल में सीख पाया हूं। अब कुछ बातों का जवाब मेरे पास नहीं है यार। हाँ यार, चलो अच्छा आप पढ़ा देता हूँ, है। इन लोगों को मसाले में बड़ी मजा आती है पढ़ा, हमें मेरी क्लास में डाउट पढ़ाई का कोई पूछता ही नहीं है, फर्जी बातों के डाउट पूछते हैं कि सर चलो किसी दिन काउंट करेंगे हम दोनों लोग बैठ के कितना है ना। भाई तुम आदमियों के पीछे क्यों पड़े हो यार, तुम भी है। अच्छा वो इधर अच्छा, अब मजाक खत्म करो, पढ़ाई पे सब लोग ध्यान दो, ठीक है। अच्छा अब रुको, देखो यार मैंने क्या किया जरा ध्यान दो भाई, अलग ग्रह के लोग। देखिए ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले लिया। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। यदि मैं लिख देता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। इसका मतलब इनके पास क्या है? आयन है। इनके पास क्या है? आयन है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जिनके पास आयन होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कहते हैं। यदि पार्सली आयोनाइज हो रहा है सोल्यूट तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और 100% आयोनाइज हो रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल पढ़ाई है। अब ये एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, इस रॉड पे प्लस है, इस पे माइनस, जिस पे जो मन है चार्ज मान लो। अभी अपने को चार्ज से लेना देना नहीं है, बस इतना लेना देना कि चार्ज है, तो जो मन है वो चार्ज मान लो। प्लस मानना चाहो प्लस मान लो, माइनस मानना चाहो माइनस मान लो। अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, तो इनके पास क्या होगा? इनके पास आयन्स होंगे, तो मान लो ये निगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, वैसे तो पूरे सोल्यूशन में आयन होंगे ही। अब यार निगेटिव किधर भगेगा? पॉजिटिव की ओर। पॉजिटिव किधर भगेगा? निगेटिव की ओर। तो अब क्या है, पहले से भाग गया है वो, देखो पहले से वहां है, तो दूसरा बनाना पड़ेगा, है ना। ये देखो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। हाँ, तो अब जरा देखो बच्चों, माइनस ये है प्लस ये, तो प्लस वाला किधर भगेगा? माइनस प्लेट की ओर, ऐसे, है ना। ये इसलिए उल्टे बन गए थे, इनको देख के बनाए थे मैंने। तो ये वाला इधर जाएगा। ये देखिए, एक मिनट रुक जाओ। हाँ यार, रब कर देता हूँ।
अच्छा, अब चलो आप सीरियस हो जाओ सब लोग। देखो, तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? निगेटिव प्लेट की ओर। निगेटिव चार्ज किधर जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की ओर। ये तो सिंपल सी बात है। अब कंडक्टेंस करता क्या है? कंडक्टेंस क्या होता है? ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, माइग्रेट कर रहा है, उसको मेजर करता है, उसके रेट को मेजर करता है कि जो हमारा चार्ज है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में अपोजिट प्लेट की ओर कितनी तेजी से माइग्रेट कर रहा है। तो कंडक्टेंस मेजर करता है इसके मूवमेंट को, इसके मूवमेंट को। तो कंडक्टेंस क्या मेजर करता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। किसमें मेजर कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कर रहा है। क्यों? चार्ज का फ्लो आप वायर में भी मेजर करते हो फिजिक्स में, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा कि किसकी बात कर रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा कि यार कंडक्टेंस मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये रेट जो मेजर कर रहे हो ये कहां पे कर रहे हो? वायर में कर रहे हो कि इलेक्ट्रोलाइट में कर रहे हो? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, इस वजह से हम लोग को लिखना होता है कि किस में कर रहे हैं। तो कंडक्टेंस क्या करता है? सबसे पहले तो ये समझ लो क्या करता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करता है, चार्ज के फ्लो को मेजर कर रहा है। ठीक है, कहां से कहां की ओर? पॉजिटिव वाला निगेटिव प्लेट की ओर जा रहा होगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहा होगा। इतना सा काम करता है। क्या मेजर करता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसमें मेजर कर रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। तो कंडक्टेंस मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो चार्ज है वो कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है या कितनी ज्यादा अमाउंट में फ्लो कर रहा है, इसको मेजर करता है कंडक्टेंस। ठीक है, तो पहले हमें डिफिनीशन आ गई। वो जो आपको पता है वो फार्मूला है कि C इक्वल टू 1/R। फार्मूला नहीं, पहले डिफिनीशन तो समझ में आया कि है क्या। तो कंडक्टेंस क्या करेगा? मेजर करेगा किसको? चार्ज के मूवमेंट को, कि भैया ये चार्ज इधर से इधर तक भाग रहा है ना, तो किस रेट से भाग रहा है, इसको मेजर करता है कौन? कंडक्टेंस। तो हमने यही बात लिख दी कि कंडक्टेंस क्या मेजर करता है? इट इज मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसमें? इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कंडक्टेंस चार्ज को मेजर करता है किसमें? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। क्लियर है इतनी बात? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों सी से, कैपिटल सी या कैपिटल जी से। आप सी से रिप्रेजेंट करोगे हमेशा, है ना। एनसीईआरटी में जी से किया गया एक जगह पे, मगर आप सी से करोगे। अच्छा, मैथमेटिकल फार्मूला होता है C इक्वल टू 1/R। आर क्या होता है? आर होता है रेजिस्टेंस। तो बच्चे डिफिनीशन लिखते हैं कंडक्टेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो वही चीज है कि फार्मूले को लैंग्वेज में लिख दिया गया है, डिफिनीशन नहीं है ये। जैसे इसको पढ़ा, आप पढ़ रहे हो C इक्वल टू 1/R, अब इसको लैंग्वेज में लिख दो कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो ये तो फार्मूला है जिसको तुमने लैंग्वेज में लिख दिया है। डिफिनीशन क्या है? कंडक्टेंस क्या करता है? कंडक्टेंस फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करता है किसमें? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1/R होता है। आपने कहा सर यार यूनिट क्या होगी, तो मैंने कहा चलो मिलके निकालते हैं। इसकी यूनिट ओम, तो ये क्या हो गई? ओम इनवर्स। फिजिक्स की यूनिट हम लोग क्यों लेंगे? हम लोग के अंदर भी तो कुछ खुददारीपन है, तो हम अपनी यूनिट बना लेते हैं। अपनी यूनिट बना लेते हैं साइमेंस, कैपिटल एस। तो हम लोग अपनी यूनिट लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस की यूनिट एस हो गई या ओम इनवर्स हो गई। बच्चों ने कहा यार सर ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो कंडक्टेंस क्या करता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करता है किसमें? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। तो इतनी देर में ये तो सेट हो गया होगा कि कंडक्टेंस काम क्या करेगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करेगा। ठीक है, किसमें करेगा? पूरे सॉल्यूशन में, इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कह रहे हो ना। ठीक है, अब जरा देखिए इसके बाद इफेक्टिंग फैक्टर। कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं? जैसे आप इस जगह से लेके वहां तक भगोगे, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके भगने की स्पीड को इफेक्ट कर रहे होंगे? यहां से वहां तक भागना है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं? तो वो सारे फैक्टर हमें मेजर करने हैं।
इफेक्टिंग फैक्टर। तो गौर से समझो, पहला फैक्टर मैं वो लिखा रहा हूं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में फंसेगा और आप परेशान हो सकते हो। देखो, कंडक्टेंस जो होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और कंडक्टेंस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो बच्चों ने कहा ऐसे कैसे, तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई, और उसी को तो मेजर कर रहा है? तो कंडक्टेंस क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मोशन बढ़ गया, मूवमेंट बढ़ गया, और उसी को मेजर करता है कौन, कंडक्टेंस। तो ये बात समझ में आई कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा पूरा कर रहा हूं, गौर सुनिए। जिस बात को हमने लिखा है ये बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस। भाई इधर गौर सुनो, क्योंकि अब जो लिखूंगा जब स्टेटमेंट आएगा तो तुम यहां फंस सकते हो। मेटेलिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। देखो, ये वायर वाले की बात हो रही है। मेटेलिक कंडक्टेंस का मतलब इन वायर, ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में नहीं है, और ये जो लिखा है ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में लिखा है, इन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बताता हूं। यदि वायर में आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। कैसे? देखो, यहां पे हमने उसको टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मोशन बढ़ गया। तो यार वायर में भी तो यही है, यहां पे चार्ज को फ्लो करा रहा है आयन, वहां पे करा रहा है इलेक्ट्रॉन। मगर इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही छोटा पार्टिकल है जिसके पास मास ना के बराबर है। तो जब उसको एनर्जी मिलती है तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है, इसका वाइब्रेशन कम बढ़ता है। जैसे देखो, गर्मी में टेम्परेचर है 35-40, अभी है 20 डिग्री मेरा टेम्परेचर घटता है बढ़ता है, तो क्या गर्मी में मैं कांपता हुआ दिखता हूं, मतलब ऐसे वाइब्रेट करता हुआ दिखता हूं? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे ऐसे चल रहा हूं पढ़ा रहा हूं स्टेट ही रहता हूं ना, है? क्यों? क्योंकि हम लोग के पास मास ज्यादा है, बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वाइब्रेशन नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन के पास वाइब्रेशन आता है। तो जब आप वायर में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन आता है, तो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ गया तो कोलिजन बढ़ जाती है। क्यों? वही इलेक्ट्रॉन तो वहां से यहां तक फ्लो करने हैं, तो उनके बीच की कोलिजन बढ़ जाती है, कोलिजन बढ़ जाती है तो रेट कम हो जाता है, फ्लो करने का रेट कम हो जाता है, और वही तो हम मेजर कर रहे हैं। तो मेटालिक कंडक्टर, तो स्टेटमेंट जरा ध्यान रखना कि वो वायर की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की बात कर रहा है, क्योंकि यहां पर दो स्टेटमेंट चल रहे हैं ना। तो पता चला कौन सी बात कर रहा है कि तुम जोश में निकले भागे चले जा रहे हो कि हाँ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लिखा है मेटालिक वायर में टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है, कंडक्टेंस डिक्रीज कर रहा है। तुम कह रहे हो नहीं ये तो गलत हो गया, छापो। तो जरा ध्यान रखना, इसीलिए ऊपर नीचे लिखाया है, इसकी हमें कहीं जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिजिक्स का है, ये फिजिक्स का है, हमें कहीं जरूरत नहीं है। मगर यार वो तो पूरा पेपर ले रहा है ना, और फिजिक्स की भी एक छोटी सी बात पूछ रहा है, मना थोड़ी कर दोगे, है कि नहीं? तो जरा ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से मोशन बढ़ जाएंगे। क्लियर? बच्चों ने कहा सर क्लियर। मैंने कहा चलो अच्छा, इस बात को थोड़ा और आगे घुमाते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट 2, कंडक्टेंस जो होता है, ध्यान दीजिए, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के। जितने ज्यादा आयंस उतना ज्यादा चार्ज, जितने ज्यादा आयंस उतना ज्यादा चार्ज, और जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फ्लो। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये किसी ने कहा कि यार ये बताओ इसका कंडक्टेंस ज्यादा है या इसका कंडक्टेंस ज्यादा है। तो अब जरा देखो, चार्ज का फ्लो कौन कराएगा, मॉलिक्यूल या आयन? आयन। तो आयन के नंबर निकालो, एक मॉलिक्यूल में दो है, तो यार आयन के नंबर आए 0.1 × 2, और यहां आयन के नंबर आए, तो ये आंखों का धोखा है, इसमें आयन ज्यादा है। आयन ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा, आयन ज्यादा तो
कंडक्टेंस ज्यादा। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं सर ये लिखने वाला क्वेश्चन बर्दाश्त नहीं है, प्रिंटेड क्वेश्चन दो मुझे। ऐसा थोड़ी होता है, इतने पैसे खर्च कर रहा हूं फिर भी आप लिख के दे रहे हो यार, ऐसा कैसे चलेगा। तो मैंने कहा भाई बच्चे सही कह रहे हैं, अब आंसर लाओ। अरे कुछ मन की आंखों से नहीं देखोगे, बगल में ये बैठे हैं, ये लो, सही है। हाँ अब बताओ सब लोग एक बार सोच लो। हाँ क्या हुआ? आई बताता हूँ, पानी पीऊं तब तक तुम लिखो। हाँ समझ गए होगे क्यों? भाई आयन के नंबर सबसे ज्यादा है इसमें, आयन के नंबर ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा। लक्ष्य जेई एक बैच, लक्ष्य 12th के बैच को बोलते हैं, तो 12th का बैच है लक्ष्य जेई। उसमें जब पढ़ा रहा था तब मैंने ये पीपीटी बनाई थी, ठीक है। हाँ उस लक्ष्य बैच वहीं पे चलाता था ना, तो उसमें ये पीपीटी बनाई थी, क्योंकि इस टाइप के संकल्प भारत में भी यही पीपीटी बनाई थी। एक बार बन गए तो यूज करोगे ना यार। अब क्या सोच रहे हो कि इस साल जो तुम्हें बना के दी है, अब अगली साल मैं फिर से बनाऊंगा यार। जब तक नीट का पेपर चल रहा है और नई चेंजेस नहीं आएंगे तब तो यही क्वेश्चन चलेंगे ना। तो हर साल कुछ ना कुछ बनाता हूँ। जैसे इस साल आपके लिए ये क्यूएसडी प्राइम बनाया है, और ये वाली पीपी नई वाली सीरीज बना रहा हूँ। अब ये अगले साल भी चलेगी। अब अगले साल छपा होगा यहाँ का, तो तुम कहोगे ये मजाक कर रहा हूँ बच्चे टेंशन में। ये मजाक है, तुमसे ज्यादा टेंशन में तो भाई लोग आ जाएंगे। इधर ध्यान दो, इधर इधर आ जाओ, पढ़ा लेने दो यार। तुम लोग जो है ना बातें करा के मेरा टाइम खराब करोगे, मैं बातें ही नहीं करूंगा। हाँ बेटे, नंबर ऑफ आयन, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ आयन को ही तो बताता है। यदि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब आयन ज्यादा है। भाई कंसंट्रेशन मालिक्यूल को बताता है, मालिक्यूल, अरे भाई पढ़ाई का क्वेश्चन पूछा है ना। तो जरा देखो कंसंट्रेशन ज्यादा तो आयन ज्यादा, क्योंकि कंसंट्रेशन किसका निकालते हो, कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब सलूट ज्यादा है। अब सलूट ज्यादा है तो आयन भी ज्यादा होंगे, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये लो, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। अब कंडक्टेंस किसका ज्यादा है, एक को ए नाम दे दिया, एक को बी, बस वो तो लिखा ही है ना। यदि कंसंट्रेशन चेंज होगा तो अपने आप आयन के नंबर चेंज हो गए। अच्छा अब इस बात को थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखो ये हमारा बेस फार्मूला है, ध्यान देना सब लोग, ये बेस फार्मूला है। हम लोग क्या करना है, इसको चेंज कर सकते हैं। देखो गौर समझिए, चलो अच्छा पहले ये वाला नहीं लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं। कंडक्टेंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा ज्यादा होता है। अब जो बात ऊपर लिखी है उसी को मैंने बस घुमा के लिख दिया है, और इसलिए लिख दिया है जैसे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, वो क्वेश्चन देखते ही टिक कर दे, उनको ज्यादा टेंशन ना लेनी पड़े। भाई यदि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा आयोनाइज होगा, ज्यादा आयन आएंगे, तो इसी का ये पार्ट लिखा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम आयोनाइज होगा, कम आयन आएंगे, तो आयन जिसमें ज्यादा उसका कंडक्टेंस ज्यादा। बच्चों ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, आप क्वेश्चन दोगे तब हम समझ पाएंगे ना। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है यार। ये लो भाई, अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यार ये ज्यादा आयोनाइज होगा, ये वीक एसिड है कम आयोनाइज होगा, तो आयन के नंबर तो इसी में ज्यादा आएंगे ना। तो यही एक तरह से फार्मूला यही वाला काम कर रहा है, मगर जल्दी दिख जाएगा अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यही ज्यादा है, ये वीक है छोड़ो। हाँ तो चेंज होगा,
मगर अब इसका आयोनाइजेशन तो आपको पता नहीं है, तो क्वेश्चन करोगे कैसे? तब भी आप इसी को टिक करोगे, क्योंकि 3% आयोनाइजेशन है। आप डबल ट्रिपल 100 गुना भी कर दोगे तो ज्यादा बढ़ेगा थोड़ी ना, आयोनाइजेशन तो उतना ही रहेगा। तो वो ऐसा क्वेश्चन देगा कि तुम कर पाओ, है ना। तो जरा देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो 100% आयोनाइज है। 100 HCl के मॉलिक्यूल डाले तो 200 आयन आए, 100 एस्टिक एसिड के मॉलिक्यूल डाले तो सिर्फ 6 आयन आए, 3% आयोनाइज होता है, तो 6 आयन बने। हाँ भाई प्रभु बताओ, पूछो, मतलब पूछ लो, हमसे पूछ लो यार। सेट कर दिया तुमने इनको? ठीक है, मतलब बता दिया यार तुम लोग ना। अब तो ये बात समझ पाए? चलिए अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। कंडक्टेंस जो है, गौर सुनिएगा, मान लो वीक का वीक के साथ कंपेयर कर दिया तो फंस जाओगे। नंबर ऑफ आयन की बात की, अब दोनों वीक है तो हमें कैसे पता चलेगा यार कौन ज्यादा आयोनाइज हो रहा है, कौन कम आयोनाइज हो रहा है? ये तो हमें पता है कि दोनों कम आयोनाइज हो रहे हैं, मगर रिलेटिवली थोड़ी पता है। तुमने ये तो बता दिया कि ये दो भिखारी हैं, अब इनमें से अमीर कौन है ये कैसे पता चलेगा हमें? अरे यार तुम लोग सीरियस हो जाते हो सबके सब, मतलब एग्जाम्पल चल रहा है कि नहीं? तो आपको कैसे पता चलेगा कौन अमीर है? तो जरा गौर से देखो, यदि वीक का वीक से कंपेयर किया गया, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग से कंपेयर किया गया, तो भी क्वेश्चन मेरा नहीं बनेगा। तो उसके लिए ये देखोगे, ओ भाई वो सीरियस हो गया ना, तो तुम लोग समझ लेना, हमें तो टीचर समझ के कुछ नहीं कहेगा, तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। देखो, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ। मान लो वीक का वीक से कंपेयर आ जाए, ठीक है, तो आप उसकी क्या करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ निकाल दोगे। गौर समझिएगा, 2 मिनट मुझे सीरियस होकर समझा लेने दो। देखो, दो वीक एसिड में तुमने एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेयर किया, वो बताता क्या है? वो यही बताता है ना कि ये वाला एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग का मतलब ज्यादा आयोनाइज होगा, और ज्यादा आयोनाइज हुआ तो ज्यादा आयन आएंगे। तो यदि वीक एसिड का कंपेयर आ जाए तो तुम की एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल दो। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही कंडक्टेंस का ऑर्डर, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ यही बता रही होती है कि ये एसिड ज्यादा आयोनाइज होगा इन कंपेयर टू दिस। यदि आप कहते हो कि फार्मिक एसिड ए और एस्टिक एसिड में कंडक्टेंस का ऑर्डर लगाओ, अब दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम तो फंस गए। अभी तक जितना बढ़ाया उससे आएगा नहीं, ये वाला लग नहीं सकता है। नंबर ऑफ आयन का आता पता नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों ही वीक है, हमें क्या पता कौन ज्यादा आयोनाइज हो रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल दो। तो आप जब एसिडिक स्ट्रेंथ निकालोगे तो कंडक्टेंस का ऑर्डर अपने आप आ जाएगा। फार्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है एस्टिक एसिड से, तो इसका मतलब क्या होता है कि यार ये ज्यादा एसिडिक है एस्टिक एसिड? इसका मतलब है कि यदि हम 100 मोल फार्मिक एसिड के डालेंगे तो ये ज्यादा आयोनाइज होगा, और 100 मोल एस्टिक एसिड के डालेंगे तो वो उससे कम आयोनाइज होगा। कितना होता है मैं बता देता हूं। फार्मिक एसिड एस्टिक एसिड से 17 गुना ज्यादा एसिडिक होता है। एक मिथाइल ग्रुप का कितना बड़ा इफेक्ट होता है ये देखो, 17 गुना ज्यादा एसिडिक होता है फार्मिक एसिड एस्टिक एसिड से। तो वो डाटा तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने कभी पढ़ा था तो याद है तो बता दिया है, आपको तो बस स्ट्रेंथ लगानी है। तो देखो, जब भी कहीं वीक एसिड का वीक एसिड के साथ कंपेयर आया, वीक बेस का वीक बेस के साथ कंपेयर आया, तो तुम फंस जाओगे। तो वहां पे ये दोनों रूल लगा देना, एसिड के लिए आए तो ये, बेस के लिए आए तो ये। एसिड का आ चुका है क्वेश्चन नीट सॉरी जेई में, मेंस में। फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड और बेंजोइक एसिड, 3 एसिड है, उनके कंडक्टेंस का ऑर्डर पूछा गया है। हो सकता है वो क्वेश्चन कहीं पड़ा भी होगा इस फाइल में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड और बेंजोइक एसिड। अब देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना है तो बेंजोइक एसिड यूज कर लो। अब बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो आंसर क्या आएगा? सी, फिर सी ए, सही? सोच लो, तुम लोगों से उम्मीद नहीं थी मुझे, ये गलत है। फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है,
जेई में इसीलिए ये पूछा गया है क्योंकि बच्चा पहले एसिडिक स्टन में फंस जाए, यदि एसिडिक स्टन सही निकाल ले जाए तो फिर उसको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो दो कॉन्सेप्ट उसने एक साथ वहां चिपकाए हैं। ये तुम लोग मारे जाओगे। ए सी बी। फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड से। तुम रेजोनेंस की वजह से कह रहे होगे, है ना। ये इक्वल रेजोनेटिंग फिगर बनाता है और इसके पास कोई बल्कनेस नहीं है। रेजोनेंस का मतलब होता है घूमना इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा स्मूथ तब घूमता है जब उसके अगल बगल कोई बल्कि ग्रुप ना हो, क्योंकि बल्कि ग्रुप क्या करते हैं, लूप को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं धक्का मुक्की मार के। सेम चार्ज है, सब माइनस है, धक्का मुक्की करेंगे, धक्का मुक्की करते हैं तो लूप टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और लूप जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो जो घूमना है वो स्पीड कम हो जाती है, जितनी स्पीड उतना ज्यादा रेजोनेंस। फार्मिक एसिड में कोई है ही नहीं, कोई ग्रुप ही नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है। हाइड्रोजन लगा है तो वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ऊपर से एक तुमने वैसे ही निकाल दिया है आयोनाइजेशन में। तो फार्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है। तो फार्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, और फिर एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड सबसे लास्ट में जाएगा। तो ये ऑर्डर होगा, है ना, इसका ध्यान रखिएगा। तो जेई में याला भी लगा दिया था उन्होंने। मैंने अभी आपको सब कॉन्सेप्ट समझाया तो याला दिया, क्यों? क्योंकि उस समय मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था। तो कॉन्सेप्ट समझाने में बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री सही चलाए तो ऑर्गेनिक वो जल्दी से कर ले, क्योंकि मेरा एम ऑर्गेनिक का था नहीं फिजिकल का है। तो ऐसे ऑप्शन दिए कि ऑर्गेनिक में वो जल्दी से टिक कर दे। अब क्वेश्चन बनाने की बात आई तो क्वेश्चन बनाने में वो थोड़ी देखेगा कि तुम्हें ऑर्गेनिक आती है कि इनऑर्गेनिक आती है कि फिजिकल, वो तो टाइट क्वेश्चन बनाएगा। तो देखो अब क्वेश्चन ऐसे बना। तो जब भी आए तो आपको कुछ नहीं करना है, एस्टिक वो एसिडिक स्टन लगा देना है। जो एसिडिक स्टन का ऑर्डर वही कंडक्टेंस का ऑर्डर। कंसंट्रेशन नहीं, कहीं पर भी मैंने मोलरिटी की बात नहीं की है। मोलरिटी का मतलब ही होता है आयन। डिफिनीशन बताओ, 1 लीटर में कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है। तो 1 लीटर में कितने मोल, मोल क्या है, नंबर ही तो है। इसका मतलब सॉल्यूट के नंबर ही तो लिख रहा है वो, है ना। नहीं, फिर भी यही होता, फिर भी यही उसका रीजन है। ये 3% आयनाइज होता है। 0.2 कंसंट्रेशन से कितने आयन आएंगे चेक करो। तो 0.2 कंसंट्रेशन से यदि 3% आयनाइज होगा तब भी आयन के नंबर 12 होंगे। भाई डबल कर दोगे, है ना, क्योंकि मालिक्यूल डबल के 12 ही तो हुए, उसके 200 है ना। भाई कंसंट्रेशन डबल किया, इसका मतलब मालिक्यूल तुमने डबल ले लिए, यही तो हुआ। तो जरा देखो, हमने इसके 100 लिए, पानी में छोड़ दिए, 200 आए। इसके मैंने 200 लिए, पानी में छोड़ दिए, ठीक है, मगर ये आयोनाइज है 3%। तो 200 का 3% 6, तो 12 आयन आ गए। और उसके 200 आयन है, इसके 12 आयन, अभी भी वही ज्यादा है। तो बहुत हाई कंसंट्रेशन लोगे तब हो सकता है ज्यादा हो, ऐसा वो देगा ही नहीं क्वेश्चन। क्योंकि 3% आयनाइज होता है ये हमें पता है ना, बच्चे को थोड़ी पता होगा। और हमें भी इसका पता है ना, मान लो किसी और का लिख देगा तो हमें भी नहीं पता होगा। तो उस तरह क्वेश्चन देता है कि बना पाए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। तो हमने आपको बताया कि कंडक्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर आयन को और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 पॉइंट और जोड़ दिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक से ज्यादा होगा, ठीक है, और कंडक्टेंस एसिडिक स्टेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंडक्टेंस बेसिक स्टेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, बच्चों ने कहा सर ठीक है, और कुछ बताना चाहते हो आप? मैंने कहा बिल्कुल। तो बच्चों ने कहा बता डालो भर इसी बात पे। तो अब जरा देखो, इस बात को जरा समझना, गौर से देखो, इसको ध्यान दो सब लोग। देखिए, आपने क्या किया, वीक का कंपेयर वीक से किया। मान लो स्ट्रॉन्ग का कंपेयर स्ट्रॉन्ग से हो गया तो फंस जाओगे। हमने कहा 100 NaCl डाले, 100 KCl डाले, 200 आयन यहां पर भी आए, 200 आयन यहां पर भी आए, तो क्या कंडक्टेंस सेम है? कंपेयर कैसे करोगे? स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग से कैसे करोगे? वीक से कंपेयर करने का रास्ता बता दिया। स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग से कैसे करोगे? तो गौर से देखो, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ
नेकेड आयन या साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन को ही हम नेकेड आयन कहते हैं। नेकेड आयन का मतलब क्या होता है, जरा लिख देता हूं, गैसियस आयन। गैसियस आयन। अब जरा गौर समझो, आपसे यदि मैं पूछूं कि पीरियोडिक टेबल में आप कहते हो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, ये कौन सा साइज बताते हो? हाइड्रेटेड आयन का साइज बताते हो, गैसियस आयन का साइज बताते हो, मेटेलिक का बताते हो, किसका बताते हो? तो ये गैसियस आयन का है सब। तो नेकेड आयन का मतलब होता है गैसियस आयन। और मैंने गैसियस आयन की यहां पे, क्योंकि कई बुक, मतलब आप लोग कई बुक पढ़ते हो, टीचर के नोट्स पढ़ते हो, तो यहां अलग अलग भी हो सकता है। मैंने गैसियस आयन के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट पास किया है। हाइड्रेटेड आयन के रिस्पेक्ट में भी कोई स्टेटमेंट पास कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर गैस आयन होगा ही नहीं, पानी के अंदर पड़ा है तो हाइड्रेटेड आयन होगा। तो हो सकता है कोई टीचर या कोई बुक हाइड्रेटेड आयन के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट पास कर रहा हो। मैंने गैस आयन के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट इसलिए पास किया है कि बच्चा देखते ही क्वेश्चन कर दे, उसको साइज के बारे में ज्यादा सोचना ना पड़े। क्यों? क्योंकि ये हम लोग 6, 7, 8, 9 से सीख जाते हैं, भैया डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। तो मैंने वही वाला साइज लिया जो हम बचपन से जानते हैं। हाइड्रेटेड आयन का साइज कैसे निकाला जाता है, ये सिर्फ तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, हाइड्रेशन एनर्जी में। ठीक है, जब आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, फिर सॉल्बिलिटी, हाँ, तो वहां पढ़ा होगा। अब वो कितनी याद रहेगी बच्चे को, बात कितनी नहीं याद रहेगी। तो इसलिए उसके रिस्पेक्ट में मैंने स्टेटमेंट पास नहीं किया है। तो हो सकता है आप इतने सारे लोगों को जानते हो, इतनी सारी बुक जानते हो, तो वहां हाइड्रेटेड आयन के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट पास हो, तो ऐसा ना हो कि हाँ यार गलत है या वो गलत है ये सही है, वो दोनों सही हो सकते हैं। इसीलिए मैंने लिख दिया है नेकेड आयन मतलब गैसियस आयन। आप इसी रूल से निकालोगे। क्यों? ये विजुलाइज अपने आप होता है, मतलब जैसे ही तुम क्वेश्चन देखोगे वैसे ही टिक कर दोगे। क्यों? ये साइज हमें काउंट ही नहीं करना पड़ता, हमें बचपन से इतना बताया गया है कि रटा पड़ा है। तो यदि साइज ज्यादा है तो कंडक्टेंस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे से किसी ने कहा कि यार ये बताओ NaCl का कंडक्टेंस ज्यादा है या KCl का कंडक्टेंस ज्यादा है, तो यार साइज की बात आई, वो तो हमें पहले से पता है, के बड़ा है, डाउन द ग्रुप है, के बड़ा है, तो कंडक्टेंस किसका ज्यादा हुआ? KCl का। हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, हमें कोई बात नहीं सोचनी पड़ेगी, ना कोई एक्स्ट्रा हेडिंग की डिटेल की जरूरत है, अपने आप क्वेश्चन हमारा निकल गया। हाँ, क्योंकि भाई आप साइज किस में देखोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, वीक में नहीं। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी लिख देता हूं, बच्चा सही कह रहा है, किसी बच्चे को कंफ्यूजन भी तो हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर है? बात समझ गए? अब तुम्हारा मन करेगा कि प्रिंटेड क्वेश्चन चाहिए, नहीं तो रोने धोने लगोगे। बस कंडक्टेंस में अब एक पॉइंट पढ़ाना है, बस कंडक्टेंस पढ़ा के रुक जाऊंगा, 3 मिनट पढ़ाना है, करो। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा कहीं है सी। अच्छा देखिए, अब एक लास्ट पॉइंट और हमारा लोगों का कंडक्टेंस हेडिंग खत्म। देखो, कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ आयन के। एक मिनट सब लोग जरा ध्यान दें। जैसे ये देखो, किसी ने कहा यार इनमें से कंडक्टेंस किसका ज्यादा है? अब देखो, एक रास्ता है कि आप यही वाला रूल लगा दो, मगर इस वाले रूल लगाने में पहले तुम्हें साइज अरेंज करना पड़ेगा, देन कंडक्टेंस अरेंज करना पड़ेगा, तो 2 बार मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि यदि चार्ज अलग अलग है तो साइज भी हमेशा अलग अलग है। तो जब चार्ज वाला रूल लगा रहे होगे तो ये ऑटोमेटिक लग रहा होगा, तो बच्चे को कंफ्यूजन आ सकता है कि यार इसमें साइज वाला भी लग रहा है, तो किससे क्वेश्चन करें? तो जिससे करो आंसर सेम ही आएगा। मगर चार्ज वाले से करने में क्या है, आपको कुछ करना नहीं होगा, चार्ज दिख रहा है 3, 2, 1, मगर तुम्हें साइज लगाना पड़ेगा कि पहले साइज लगाएं फिर ऑर्डर लगाएं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा।
तो अब यदि हम इससे लगाएं तो क्या हुआ, कंडक्टेंस किसका ज्यादा है, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्युमिनियम आयन। अब आप चेक करो साइज का ऑर्डर भी यही होता है, सोडियम आयन का ज्यादा होगा, फिर कैल्शियम आयन का होगा, फिर एल्युमिनियम आयन का होगा। चार्ज बढ़ेगा, साइज कम होता चला जाएगा, कंट्रैक्शन है। तो आप 4 से लगाइएगा, आंसर सबसे सेम आना है, दोनों से सेम आना है, ठीक है। मगर आप 4 से करोगे तो आपको मेहनत कुछ नहीं है, क्यों, 1 2 3 में बड़ा कौन है ये हमें पहचानना आता है। ये तो हम लोगों ने मतलब 10-12 साल से कर रखा है। हाँ, कंडक्टेंस जब भी आएगा तो पॉजिटिव चार्ज पे आएगा, निगेटिव पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो बल्कि आयन होते हैं। तो निगेटिव आयन पे नहीं आएगा कि Cl आयन का ज्यादा होगा कि O डबल निगेटिव का ज्यादा होगा, हमेशा कटायन पे आएगा। तो आप कटायन पे ही लगाना है, क्वेश्चन आएगा ही नहीं उस पे, क्योंकि उसमें क्या है ना, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता, क्योंकि उसके आयन अलग अलग टाइप के हैं। अब कोई डाइक्रोमेट आयन है, 2 निगेटिव है, एक ऑक्सीजन आयन है, -2 निगेटिव है, तो बहुत बड़ा फंस जाएगा ना क्वेश्चन। वो क्वेश्चन किसी भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से नहीं निकलेगा, फिर वो जिसको डाटा याद है उसी से निकलेगा। तो डाटा वाला क्वेश्चन वो कभी नहीं देता है। अब जरा देखो लास्ट एंड फाइनल, और हेडिंग खत्म। नोट, गौर सुनिएगा, एच आयन का कंडक्टेंस किसी भी कैटायन के कंडक्टेंस से हमेशा ज्यादा होगा, OH आयन का कंडक्टेंस किसी भी एनायन के कंडक्टेंस से हमेशा ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों होगा, इस बात को बताते हैं। ड्यू टू ग्रोथस इफेक्ट। अब देखो ये क्या है, समझाता हूं। यदि कहीं एच आयन से कंपेयर आ रहा है तो हमेशा वो सबसे ज्यादा है, OH आयन से कंपेयर आ रहा है तो सबसे ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है, जरा ध्यान दो। जैसे चार्ज को यहां से वहां तक ले जाना है, तो एक रास्ता ये है कि मैं खुद जाऊं यहां से वहां तक, एक ये है कि मैंने इनको पकड़ाया, इन्होंने उनको पकड़ा दिया, ऐसे करके चला जाए। तो जब एच आयन होता है और OH आयन होता है, वो पानी में डाला गया, तो पानी में भी H और OH होते हैं, सेम आयन होते हैं कि नहीं होते पानी में। तो जब H आयन डालते हैं तो H आयन कुछ इस तरह से भागता है, खुद नहीं भागता है, गौर से देखना कि H आयन किस तरह से भागता है और OH आयन किस तरह से भागेगा, बिल्कुल डिट्टो सेम। अब देखो ये क्या करेगा, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, जैसे ही इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ये ब्रेक हो जाएगा। अब H आयन यहां पहुंच गया, जबकि वो वहीं फिक्स है। अब ये इसके साथ बनाएगा तो ये ब्रेक हो गया, अब H आयन यहां पहुंच गया, ठीक है। ये इसके साथ बनाएगा, ये ब्रेक हो गया, H आयन यहां पहुंच गया, H आयन यहां से यहां पहुंच गया, मगर ये वाला यहीं पे खड़ा है, देखो आयन वहां पहुंच गया है। क्यों, क्योंकि H आयन वाटर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्यों, क्योंकि सेम एटम है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, वो हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पहले से ही वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट में कन्वर्ट हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से H आयन का और OH आयन का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। जबकि यही काम कैल्शियम को करना है तो वो खुद जाएगा, क्यों, वाटर में कोई कैल्शियम थोड़ी ना है कि बॉन्ड ब्रेक करके वो नया बॉन्ड बना पाएगा, वहां तो हो नहीं सकता है। तो कैल्शियम खुद जाएगा, Cl आयन खुद जाएगा, मगर H आयन OH आयन जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड में आ जाता है, जिसकी वजह से आयन का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। इसी को ग्रोथस इफेक्ट कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये सब पहली बार ग्रोथस ने एक्सप्लेन किया था। तो साइंटिस्ट को रिगार्ड देने के लिए इसको एक नाम दे दिया गया, ग्रोथस इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने ये बात बताई थी कि H आयन और OH आयन का मूवमेंट अलग तरीके से होता है। तो ग्रोथस आयन, तो जब भी कहीं H आयन का कंपेयर हो तो आंख बंद करके सबसे ऊपर वो, OH आयन का कंपेयर हो आंख बंद करके सबसे ऊपर वो। तो बच्चों ने कहा सर ऐसा नहीं होता है, आप क्वेश्चन दोगे मैं करूंगा तब, लास्ट क्वेश्चन कर लो बस। हेडिंग कंडक्टेंस नाम की हेडिंग खत्म है, इस क्वेश्चन का जवाब दो, आंसर बताइए।
select the pair of electrolyte in which first electrolyte is more conductance than second electrolyte. फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस सेकंड इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा हो। तो देखो इसमें तो एच आयन है, तो एच आयन का ज्यादा हो गया, तो ये तो सेकंड का ज्यादा हो गया ना। और ये क्या है, ये सेकंड का ज्यादा है, इस पे मोल ज्यादा है, ये नन ऑफ दीज है। ये देखो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, अरे दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, दोनों में नंबर ऑफ आयन सेम है, मगर इसके पास एच आयन है। एच आयन है तो कंडक्टेंस ज्यादा है। बस इतना याद करके आया था बस, अब जो याद करके आया था बता दिया, अब कल याद करके आऊंगा तब बताऊंगा।